अध्याय 891 कठपुतलियां और जाल। मुझे भी पता है कि तुम सारियल के अधीन हो। हमारी स्थितियां अलग हैं। मुझे तुम पर हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे कुछ नहीं कहना। लेस्ली के चेहरे पर दया थी, खासकर उसकी उदास आंखें। इससे लोगों के मन में अनायास ही दया आ जाती थी। इसमें कोई शक नहीं कि यह औरत शैतान द्वारा इस बार रहस्यमयी धरती पर भेजी गई एक शक्तिशाली शक्ति है। इसका मकसद टिफ़नी को किसी दरवाजे तक पहुंचाना और बेशक सारियल टीम के प्रतिद्वंद्वियों को हराना ही होगा। चेन रूई ने स्पष्ट कर दिया, यह एक विशेष प्रतियोगिता है। चाहे शैतान टीम हो या सारियल टीम, वे सभी चालाक मोहरे हैं। वे इस बोर्ड पर एक दूसरे को मारते और भस्म करते हैं। इस खेल के पीछे दो खिलाड़ी हैं, दो छद्म देवता, शैतान और सारियल। ऑगलस ने एक बार कहा था कि युआन क्रिस्टल का स्थान किसी भी समय छद्म देव शक्तियों को भी पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। केवल प्रकाश और अंधकार शरीर वाली विशेष काया ही जीवित रह सकती है। चाहे वह सारियल टीम का सदस्य हो या शैतान टीम का, उनकी काया बहुत ही विशेष होती है और उनमें विभिन्न क्षमताएं होती हैं। हालांकि उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा, फिर भी वे बच गए। हालांकि उनमें से किसी के पास प्रकाश और अंधकार शरीर नहीं है। शायद खोई हुई जमीन और भयानक तैरती हुई जमीन के अपने अपने विशेष नियम हों जो छद्म देवता की शक्ति को सीमित करते हों, लेकिन इनमें से कोई भी वह जगह नहीं है जिसके बारे में ऑगलस ने कहा था, बल्कि दरवाजे के पीछे अराजकता का क्षेत्र है जो सबसे खतरनाक जगह है। यहाँ तक कि शैतान और सारियल जैसे शक्तिशाली लोग जो ईश्वर के सबसे करीब हैं, भी वहाँ कदम रखने की हिम्मत नहीं करते, इसलिए वे इन शतरंज के मोहरों को अपने साथ ले जाते हैं। चेन रूई को नहीं पता था कि दोनों छद्म देवताओं के बीच खेल में कोई और मौन सहमति या नियम है या नहीं। वह बस इतना जानता था कि इस तरह के खेल में कोई भी मोहरा कभी भी त्यागा जा सकता है। यहाँ तक कि जो आखिरी मोहरा बच जाता है उसका भी अंत अच्छा नहीं हो सकता। चेन रूई की मौजूदा ताकत के साथ शैतान और सारियल जैसे छद्म देवताओं से मुकाबला करना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही था कि वह खेल से भाग निकले। उसने भयानक तैरती धरती पर स्टार गेट को सक्रिय करने की कोशिश की और सीधे भागना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन इसके परिणाम ज्यादा गंभीर होते। वह पहले से ही सारियल के साथ अगुइल नाम का इस्तेमाल कर चुका था और सारियल उसके विनाशकारी शरीर को महत्व देता प्रतीत होता था। शायद दुष्ट शिष्य बैज में भी कुछ और तरकीबें थीं जिनसे सावधान रहना जरूरी था। और इस बार चेन रूई उस रहस्यमयी जगह पर एक जरूरी काम के लिए आया था, जो था मंगेतर टिफ़नी को वापस लाना। दानव क्षेत्र के शांतिपूर्ण एकीकरण के लिए यही सबसे जरूरी शर्त थी। चेन रूई तेजी से सोच ही रहा था कि उसकी नज़रें लेस्ली पर आक्रोश से घूम गईं। धीरे धीरे उसकी हत्यारी आभा और तेज होती गई। हालांकि यह एक अलग स्थिति है, लेकिन चूंकि तुम यहाँ हो, तुम्हें मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। जरा रुको। लेस्ली का शरीर कांप उठा और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, इसलिए मुझे मारना मुश्किल नहीं है। तुमने अभी जानबूझकर जो शक्तिशाली संयम का इस्तेमाल किया है, वह शायद मुझसे और जानकारी हासिल करने के लिए ही किया होगा। मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती हूँ। मैं पूरी आज्ञाकारिता के साथ तुम्हारी दासी बनने को भी तैयार हूँ। बस प्लीज मुझे मत मारना। तुम्हें जीवित रखना है। चेन रूई ने व्यंग्य किया, तुमने मेरे इतने सारे रहस्य पहले ही देख लिए हैं, फिर भी तुम जीना चाहते हो। मास्टर, लेस्ली को तो जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। यहाँ तक कि उपाधि भी बदल दी गई थी। मास्टर एक ही समय में स्वॉर्ड ऑफ फॉलन एंजल, रेथ किंग आर्मर और डायमंड शील्ड को अपने पास रख सकते हैं और सक्रिय कर सकते हैं। आपको पूरे डायमंड साम्राज्य में एक असाधारण प्रतिभा माना जा सकता है और भविष्य में आप निश्चित रूप से एक अभूतपूर्व शक्तिशाली अस्तित्व बन जाएंगे। मैं मास्टर का अनुसरण करने को तैयार हूँ। मैं मास्टर को इलूसिव शील्ड का ठिकाना भी बता सकता हूँ। मास्टर को सभी 7 कलाकृतियाँ इकट्ठा करने में मदद करें। लेस्ली ने निस्संदेह चेन रूई पर 7 कलाकृतियों की उत्पत्ति देखी थी। आखिरी 2 वाक्यों ने चेन रूई की आंखों में चमक ला दी और वह थोड़ा उत्सुक लग रहा था। क्या तुम मेरे सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार हो? बिल्कुल। लेस्ली की आंखें आशा से चमक उठीं। मैं लेविथान शाही परिवार का एक शेष सदस्य हूँ। मेरे पिता शाही खजाने पर नियंत्रण रखते थे और अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अकूत संपत्ति हस्तांतरित की थी। वह आज भी मेरे पास है। उनमें से मेरे पास इनक्यूबस की आंख की प्रतिभा है। हालांकि यह गुरु जितनी शक्तिशाली नहीं है, फिर भी मैंने राज्य स्तर के चरम स्तर तक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। मुझे विश्वास है कि मैं गुरु का दाहिना हाथ बन सकता हूँ। भविष्य में गुरु के अर्ध देवता बनने के बाद मैं गुरु का सबसे प्रबल आस्तिक भी बन सकता हूँ। जब तक गुरु बोलते हैं, मेरी क्षमता, मेरा धन, यहाँ तक कि मेरा शरीर भी गुरु को समर्पित किया जा सकता है। वैसे मेरे पास सहज मोह और विशेष शारीरिक बनावट की प्रतिभा है जो पुरुषों को बिस्तर में सबसे अधिक आनंद दे सकती है। अगर गुरु को विश्वास न हो तो बस इसे आजमा कर देखें। लेस्ली की सांसें थोड़ी तेज हो गईं और उसके चेहरे पर एक बेबाक चापलूसी झलक रही थी।
उसके शरीर का कवच अपने आप उतर गया और एक भरा पूरा और आकर्षक शरीर सामने आ गया। एक अनोखी देह सुगंध फैल गई। गोरी त्वचा इतनी कोमल थी मानो पानी से बनी हो। उसकी मोहक आंखों में एक डरपोकपन था जो पुरुषों को तुरंत उसे रौंदने के लिए लुभाता था। मैं कहना चाहता हूँ, चेन रुई इस प्रलोभन का विरोध करना चाहता था, लेकिन वह अपनी नज़र लेस्ली से हटा नहीं पा रहा था। मन ही मन उसने खुद को इस मोहक स्त्री शरीर के साथ विभिन्न मुद्राओं में छेड़छाड़ करते हुए कल्पना की। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इस समय लेस्ली की आंखें चमक रही थीं और इनक्यूबस की आंख की शक्ति अचानक चरम पर पहुंच गई। एक भयानक आत्मिक शक्ति चेन रुई की आंखों में घुस गई और मानो उसकी आत्मा को पूरी तरह से ढंक लिया। इस प्रहार के बाद लेस्ली का रंग एकदम पीला पड़ गया। उसके पूरे शरीर की सांसें अचानक धीमी पड़ गईं। जाहिर है उसने अपनी ताकत और सच्ची ज्वाला के बंधनों के प्रभाव को खत्म करने के लिए गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था। भारी कीमत चुकाने के बावजूद इस महिला ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने पूरी दृढ़ता से अपनी पूरी ताकत लगा दी। यह उस महिला से बिल्कुल अलग था जो अभी दया की भीख मांग रही थी। बेशक एक ऐसी ताकतवर महिला जो सुपर लेवल तक प्रशिक्षण दे सकती थी, कोई साधारण इंसान नहीं थी। इस समय उसने एक मुखौटा देखा जो बाहर से साधारण लग रहा था, फिर उसकी गुप्त तकनीक जिसने उसकी सारी ताकत खत्म कर दी थी, बिना किसी आवाज के गायब हो गई। मैं जो कहना चाहता हूँ, चेन रुई ने लेस्ली को अफसोस से देखा, तुम्हारी खुशबू में जो जहर है उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा मेरे पास जो 7 कलाकृतियां हैं वे सिर्फ पहली 3 ही नहीं हैं, बल्कि ईश्वर भक्षी मुखौटा भी हैं। ईश्वर भक्षी मुखौटे की विशेष विशेषताओं में से एक थी सभी आत्मा नियंत्रण से प्रतिरक्षा। लेस्ली के चेहरे का भाव थोड़ा पीला पड़ गया और उसके 5 छिद्रों से एक साथ खून बहने लगा। उसकी शक्ति एकदम कम हो गई, जबकि चेन रुई के मुखौटे के पीछे उसकी आंखों में एक हल्की पीली रोशनी चमक उठी। लेस्ली को बस अपने मन कांपता हुआ महसूस हुआ और उसकी आत्मा धुंधली हो गई। जब उसे अचानक ईश्वर भक्षी मुखौटे के सबसे प्रसिद्ध कार्य का ख्याल आया तो वह घबरा गई। नहीं, मैं सचमुच समर्पण करना चाहती हूँ। मैं। उसकी आवाज़ धीरे धीरे धीमी होती गई और आंखें भी धुंधली होती गईं। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बहुत उलझन भी हुई, लेकिन आखिरकार वह चुप रही। जब लेस्ली होश में आए तो चेन रुई को देखने वाली उसकी आंखें पहले से ही अत्यंत पवित्र हो चुकी थीं। मास्टर, मूल रूप से गॉड ईटिंग मास्क केवल उन्हीं लोगों को कठपुतली बना सकता था जिनकी शक्ति का स्तर उससे कम था। चेन रुई और लेस्ली दोनों ही राज्य स्तर के चरम चरण में थे, लेकिन चेन रुई द्वारा जलाने वाले ड्रैगन का कब्जा सक्रिय करने के बाद उसकी शक्ति अर्धदेव स्तर के बेहद करीब थी, जो एस जोड़ और एस जोड़ जोड़ के बीच के अंतर के बराबर थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लेस्ली ने एक हताश प्रयास में आक्रमण सक्रिय किया, जिससे अंततः उसकी आत्मा को भारी क्षति हुई। कई प्रयासों के बाद चेन रुई अंततः उसे कठपुतली बनाने में सफल रहा। चेन रुई ने संतुष्टि से लेस्ली की ओर सिर हिलाया। जलते हुए ड्रैगन के कब्जे की शक्ति समाप्त हो चुकी थी और उसका चेहरा थकान से भरा हुआ था। भटकती आत्माओं के साथ यह भीषण युद्ध पहले से ही थका देने वाला था और लेस्ली को अपने वश में करने के लिए जलते हुए ड्रैगन के कब्जे को बनाए रखने में बहुत मेहनत लगेगी। इसीलिए उसने जानबूझकर बहकावे में आने का नाटक किया और लेस्ली को एक चाल चलने के लिए उकसाया ताकि वह उसे सबसे कमजोर स्थिति में सफलतापूर्वक नियंत्रित कर सके। अन्यथा ये केवल लाल ध्रुव तारा परिवर्तन को सक्रिय करके ही संभव था, जिसमें अधिक शक्ति खर्च होती है। लेस्ली, अब मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ। हाँ गुरु। अब जबकि लेस्ली पहले से ही ईश्वर भक्षी मुखौटे की कठपुतली बन चुकी थी, तो फिर इन सब बातों का तो जिक्र ही क्या। अगर उससे खुद को बलिदान करने या आत्महत्या करने के लिए भी कहा जाए तो भी वह हिचकिचाएगी नहीं। लेस्ली ने खुलासा किया कि शैतान कई महाशक्तियों को नियंत्रित करता है और इस बार उसने सारियल से ज्यादा लोगों को भेजा था। टिफ़नी के अलावा वहां 18 लोग थे। इनमें से 2 अर्धदेव स्तर के, 7 राज्य स्तर के और 9 दानव अधिपति थे। शैतान दल ने खोई हुई भूमि को पार करने में तेजी दिखाई, लेकिन इसकी कीमत एक राज्य स्तरीय महाशक्ति और 2 दानव अधिपतियों को चुकानी पड़ी। जब वे पहली बार भयानक तैरती हुई भूमि पर पहुंचे तो उनका सामना भटकती आत्माओं के समूह से हुआ। उन्होंने 4 दानव अधिपतियों और 1 राज्य स्तरीय को खो दिया। अब वहां 2 अर्धदेवता, 5 राज्य स्तरीय और 3 दानव अधिपतियों थे। शैतान टीम का पहला काम तथाकथित दरवाज़ा ढूंढना या सारियल टीम को मारना नहीं था, बल्कि तत्व के टुकड़े हासिल करना था, क्योंकि तत्व के टुकड़े दरवाज़ा खोलने के लिए ज़रूरी सामग्री थे। लेस्ली और अन्य लोगों को तत्व के टुकड़े हासिल करने के लिए भेजा गया था। चेन रुई से टकराने से पहले ही उसे 3 टुकड़े मिल गए थे। अभी तय समय से पहले तय समय से 10 दिन बाकी थे। उस समय वे बैठक स्थल पर वापस आ जाएंगे। टिफ़नी जाग नहीं रही थी, बल्कि एक खास क्रिस्टल ताबूत में सो रही थी, ताकि किसी तरह की शक्ति लीक ना हो। जब तक जरूरी संख्या में तत्व के टुकड़े इकट्ठा हो जाते, टिफ़नी को दरवाज़ा ढूंढने और खोलने के लिए छोड़ा जा सकता था।
लेस्ली ने यह भी बताया कि शैतान टीम के अर्धदेव एनक्विट ने सारी टीम को खत्म करने के लिए एक जाल बिछाया था। अब सारी टीम उस जाल में फंस गई है। अगर रोमन और डेलिया जैसे टीम के साथी होते तो चेन रूई बचाव में आने से हिचकिचाता नहीं, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान जोखिम में ही क्यों न डालनी पड़े। लेकिन केरेसा और बाकी लोग विशुद्ध रूप से स्वार्थ आधारित थे और आपसी साजिशों में उलझे हुए थे। केरेसा ने चेन रूई को मारने के लिए निशान भी सक्रिय कर दिया था। ऐसे टीम के साथियों का मरना कोई अफसोस की बात नहीं थी। चेन रूई टिफिनी की खबर से चिंतित था। जब उसने सुना कि वह क्रिस्टल के ताबूत में बंद है तो उसने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, सोचा और एक फैसला लिया। आओ हम सब मिलकर भटकती आत्माओं को मारकर तत्व के टुकड़े प्राप्त करें। जब समय आएगा मैं चुपचाप तुम्हारे पीछे सभा स्थल तक चलूंगा। हाँ मास्टर। इस समय सारियल टीम किसी दूसरी जगह भटकती आत्माओं के एक समूह से लड़ रही थी। केरेसा की आंखें चमक उठीं और आसपास की कई किंगडम स्तर की भटकती आत्माएं जम गईं। यह एक अर्धदेव स्तर की मेडुसा पावरहाउस की उत्परिवर्तित प्रतिभा थी। आत्माएं भी इस महाशक्ति पेट्रिफाई की शक्तिशाली शक्ति से अछूती नहीं थीं। बूम बूम बूम। केरेसा के बाल झटकते ही जमी हुई भटकती आत्माएं चूर्ण में बदल गईं और गायब हो गईं। मेडुसा का चेहरा पीला पड़ गया। भटकती आत्माओं के क्षरण के सारे दुष्प्रभाव पहले ही खत्म हो चुके थे। मैडम केरेसा, मदद करो। थज़ेफील्ड पहले से ही दूर भटकती आत्माओं के हमले का विरोध नहीं कर सका क्योंकि उसकी सुरक्षा जादू की ढाल ढह गई। केरेसा ने थज़ेफील्ड की मदद की पुकार अनसुनी कर दी। उसकी नज़र राज्य स्तर की भटकती आत्मा के विनाश से बचे एक क्रिस्टल के टुकड़े पर पड़ी। जब उसने वह टुकड़ा लिया तो उसे शुद्ध कानून की शक्ति का एहसास हुआ और वह खुशी से फूली नहीं समाई। इसमें कोई शक नहीं कि यह एक तत्व का टुकड़ा है। एनविल, तुम्हारी जानकारी बहुत काम की है। इस बार तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इस समय थज़ेफील्ड को पहले से ही कई दानव अधिपति स्तर की भटकती आत्माओं ने छेदा हुआ था। उसका शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत था और वह बुरी तरह चीख रहा था। केरेसा के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। जैसे ही वह जाने वाली थी उसे अचानक कुछ सूझा और उसने अपना हाथ हिलाकर सभी भटकती आत्माओं को नष्ट कर दिया। फिर वह सीधे राज्य स्तर पर भटकती आत्माओं की ओर उड़ गई। अध्याय 892 पुरानी नफरत। केरेसा के नेतृत्व में सारियल टीम ने कुंजी की खोज करते हुए कानून के अंश प्राप्त करने के लिए भटकती आत्माओं को मारने की कोशिश की। हालांकि राज्य स्तर के शुरुआती चरण में सारा एक भीषण युद्ध में मारी गई थी, फिर भी वे सहयोग में और अधिक कुशल हो गए और सफलतापूर्वक ढेर सारे कानून के अंश प्राप्त कर लिए। केरेसा को 8, पाटो को 3, क्वेरो को 1, मार्टन को 1 मिला, जबकि एनरियल और थज़ेफील्ड खाली हाथ रहे। यह आवंटन योजना स्पष्ट रूप से केरेसा के लिए फायदेमंद थी, लेकिन बाकी लोग बोलने से डरते थे क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली थी। अगर सभी एक साथ भी आ जाते तो भी वे हीन ही थे। दूसरी ओर भटकती आत्माओं के विशेष गुण से निपटना बहुत कठिन था और केरेसा की प्रतिभा में भटकती आत्माओं के विरुद्ध काफी संयम था। अगर वे टीम को छोड़कर अकेले काम करते तो राज्य स्तर के चरम स्तर के पाटों के लिए भी राज्य स्तर की भटकती आत्माओं का शिकार करना काफी मुश्किल लगता। इसके अलावा हर राज्य स्तर की भटकती आत्मा कानून के एक टुकड़े को संघनित नहीं कर सकती थी। अगर कोई दुर्घटना होती तो सारा सबसे अच्छा उदाहरण होती। जहां तक एरियल और थज़ेफील्ड का सवाल है, उन्होंने कोई आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन केरेसा ने वादा किया कि जब तक वे दोनों भटकती आत्माओं या कुंजी का एक मूल्यवान समूह ढूंढ लेंगे, उन्हें अगला कानून खंड आवंटित कर दिया जाएगा। दरअसल एनरिल और थज़ेफील्ड दोनों ही इस बात को लेकर स्पष्ट थे कि कीमती चीजों का होना दूसरों की ईर्ष्या का कारण बनेगा। अपनी ताकत के बल पर अगर उन्हें कानून का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो वे उसे ज्यादा देर तक अपने पास नहीं रख सकते थे। वे केरेसा की आज्ञा का और भी ज्यादा पालन कर सकते थे। यदि वे थोड़े से उपयोग के लायक न होते, यदि वे बाहरी दुनिया में होते, तो इन महाशक्तियों द्वारा उनका जीवन समाप्त कर दिया जाता। हालांकि कानून के टुकड़े को आत्मसात करने या समझने में बहुत समय लगेगा, इसलिए केरेसा ने भी उसे तुरंत आत्मसात करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार ये टीम के साथी सभी षड्यंत्रकारी लोग थे। इसके अलावा सबसे बड़ी प्राथमिकता काम पूरा करके जल्द से जल्द इस भयावह जगह से बाहर निकलना था। सारियल के इनाम के बिना भी ये कानून के टुकड़े अकेले ही एक बड़ी उपलब्धि माने जाते। मैडम केरेसा, मुझे भटकती आत्माओं का एक समूह मिला है, पाथफाइंडर एनरिल ने हाँफते हुए केरेसा से कहा। संख्या के हिसाब से मुझे लगता है कि ये 500 से 600 के आसपास हैं, लेकिन इनमें एक उच्च स्तरीय भटकती आत्मा होनी चाहिए। मैंने उस तरह की गति को महसूस किया, इसलिए मैंने ज्यादा पास जाने की हिम्मत नहीं की। अगर मैडम का तराजू सांसों को बचाने के लिए न होता तो शायद मुझे देख लिया जाता। बहुत बढ़िया। केरेसा खड़ा हुआ। 500-600 का आंकड़ा टीम के लिए पूरी तरह से आसान था। मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करूंगा। अगर इस बार हमें लॉ फ्रैगमेंट मिल गया तो आपके पास जगह होगी। मैडम, मैं बस यहां से सुरक्षित निकलना चाहता हूं।
एनरिल ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि मैडम मेरी रक्षा करेंगी और यह जगह मैडम को भेंट मानी जाएगी। ये देखकर कि एरिल इतना समझदार था, केरेसा ने संतुष्ट भाव दिखाया, ठीक है, मैं अपनी पूरी क्षमता से आपकी रक्षा करूंगी। हालांकि इस वाक्य की विश्वसनीयता बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन एनरिल जानती थी कि दूसरे पक्ष की नज़र में वह सिर्फ एक चींटी थी और इस पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने जल्दी से उसे धन्यवाद दिया। केरेसा ने आदेश दिया, सब लोग चलो मिलकर भटकती आत्माओं का शिकार करें। इस बीच दूसरी दिशा में चेन रुई बिना किसी जल्दबाजी के उड़ रहा था। लेस्ली, आपने जो स्काउटिंग मैप दिया है वह मुख्य स्थान है जहां हम भटकती आत्माओं को आसानी से ढूंढ सकते हैं, और आपकी गुप्त प्रतिभा और जलतत्व वास्तव में भटकती आत्माओं को लुभाने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आप भटकती आत्माओं को तोड़ देंगे तो मैं उन्हें आसानी से खत्म कर सकता हूं। केवल 7 दिनों में हमने वास्तव में 21 कानून के टुकड़े एकत्र किए हैं। चेन रुई ने अपनी स्वीकृति व्यक्त की। लेस्ली ने विनम्रता से कहा, प्रशंसा के लिए धन्यवाद गुरु। नक्शे पर जो निशान है वह दरअसल भटकती आत्माओं के समूह की गतिविधि का स्थान है, जिसका मैंने कुछ दिन पहले पता लगाया था। बस मेरी ताकत कमज़ोर है, इसलिए मैं उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं कर पाया। गुरु ही असली शक्ति हैं। आप वास्तव में भटकती आत्माओं को मार सकते हैं। चेन रुई और लेस्ली ने मिलकर इन दिनों कई भटकती आत्माओं का शिकार किया है। खासकर कल उन्हें भटकती आत्माओं का एक समूह मिला जिसमें एक अर्धदेव स्तर की भटकती आत्मा थी। चेन रुई ने लाल ध्रुव तारा परिवर्तन को सक्रिय करके उस अर्धदेव स्तर की भटकती आत्मा को एक ही झटके में नष्ट कर दिया और उससे भी ज्यादा कीमती अर्धदेव स्तर का लॉ क्रिस्टल बॉल हासिल कर लिया। राज्य स्तर के अंशों के विपरीत अर्धदेवता स्तर एक पूर्ण क्रिस्टल बॉल था। इसमें निहित नियम अधिक शक्तिशाली और पूर्ण था और इसका मूल्य राज्य स्तर के अंशों से कहीं अधिक था। अर्धदेवता छद्म देवता से एक कदम आगे था, जिसे अब नियम का अंश नहीं बल्कि नियम से विकसित एक शक्ति कहा जा सकता था। ये छद्म देवत्व नामक दिव्य के अधिक निकट था। हालांकि अब तक चेन रुई ने छद्म देवता की भटकती आत्मा नहीं देखी थी। शायद ये किसी विशेष नियम द्वारा प्रतिबंधित थी। ये रहस्यमयी जगह क्या है? यहाँ वास्तव में इतनी शक्तिशाली भटकती आत्माएं हैं, लगभग अनंत। यहाँ तक कि दानव अधिपति स्तर की भटकती आत्माएं भी कल्पना से परे भयावह मात्रा में हैं। इतने सारे अति स्तर की भटकती आत्माओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर यह बाहर होती तो पूरी दुनिया का अस्तित्व ही मिटा देती। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये यहाँ की विभिन्न शक्तियों द्वारा निर्मित हुई है या वास्तविक व्यक्ति के विनाश के बाद उत्परिवर्तित आत्मा द्वारा। भयानक तैरती भूमि पर पहुंचने के बाद से चेन रुई का यही सबसे बड़ा संदेह था। कानून के अंश से देखते हुए इस प्रकार की आत्मा इकाई एक वास्तविक पावरहाउस के विनाश के बाद बनने की संभावना है, और ये पावरहाउस अपने जीवनकाल के दौरान काफी शक्तिशाली होते हैं, अन्यथा वे मृत्यु के बाद आत्मा इकाई नहीं बनाएंगे। इसलिए यहाँ तक कि सबसे कमजोर भटकती आत्माएं भी दानव अधिपति स्तर की हैं। चेन रुई ने गहरी सांस ली। तो एक निश्चित अवधि में मरने वाले लोगों की वास्तविक संख्या भटकती आत्माओं की संख्या से कहीं ज्यादा है। असल में हुआ क्या था? लेस्ली ने अपना सिर हिलाया और चेन रुई ने अचानक सोचा, क्या आपने ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स के बारे में सुना है? देवताओं की गोधूली। लेस्ली दंग रह गई। मैंने कुछ प्राचीन पुस्तकों में अधूरे विवरण देखे हैं। किंवदंती में कहा गया है कि यह सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आपदा थी और देवता भी अनंत निद्रा में चले गए थे। लेकिन कोई भी निश्चित नहीं है कि यह किंवदंती है या तथ्य। ये सच है कि देवताओं ने कई वर्षों से कोई चमत्कार नहीं किया है और शायद यहीं से ये किंवदंतियां आती हैं। चेन रुई ने भौहें चढ़ाईं। लेस्ली ने जो कहा वह कैथरीन से मिली जानकारी से मिलता जुलता था। हालांकि देवताओं ने बहुत समय से चमत्कार नहीं दिखाए थे, लेकिन पौराणिक देवता की समय की अवधारणा सामान्य दुनिया से बिल्कुल अलग थी। दुनिया में एक देवता की जम्हाई शायद हजारों साल की होती थी। उदाहरण के लिए सौरमंडल को ही लीजिए। असली सौरमंडल के निर्माण और विकास में करोड़ों साल या उससे भी ज्यादा समय लगा, लेकिन चेन रुई को तो बस कुछ ही साल लगे। इसलिए कोई भी निश्चित नहीं हो सका कि पौराणिक देवता ऊँघ रहे थे या सो रहे थे। ठीक है गुरुजी, मैंने एक अधूरी पुरानी पुस्तिका में लॉ फ्रैगमेंट शब्द देखा है। लेस्ली को कुछ सूझा। नोट में कुछ खंडित विवरण हैं। उदाहरण के लिए, जीवन सार, लॉ फ्रैगमेंट, सृजन और विनाश का रहस्य। जीवन का सार, सृजन और निर्माण का रहस्य। चेन रुई को लगा जैसे किसी महत्वपूर्ण बात का स्पर्श हो गया हो और उसने पूछा, वह पुस्तिका किसने लिखी है? ये पुस्तिका अधूरी है और इसमें पाइथन का उल्लेख है जो किसी व्यक्ति का नाम प्रतीत होता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह लेखक है या नहीं। अजगर। चेन रुई ने इस नाम के बारे में कभी नहीं सुना था। हालांकि अब उसके पास अर्धदेव से मुकाबला करने की ताकत थी, लेकिन इस दुनिया में उसका ज्ञान शायद किसी दानव अधिपति जितना अच्छा न हो। शायद उसे पृथ्वी तत्व राजा या ऑगलस जैसे अनुभवी लोगों से इसका जवाब मिल जाए। अब ज्यादा देर नहीं है जब तुम्हें इकट्ठा होना होगा। उस समय सबसे जरूरी चीज टिफिनी और चांदी का डिब्बा था।
चेन रूई ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं तुम्हें मिशन के लिए 7 टुकड़े दूंगा। चलो इकट्ठा होने की जगह पर चलते हैं। मैं चुपके से दूर से तुम्हारा पीछा करूंगा। जब हमें टिफिनी मिल जाएगी तो हम हालात के हिसाब से काम करेंगे। हाँ मास्टर। चेन रूई और लेस्ली को पूरे रास्ते कोई बाधा नहीं थी, लेकिन केरेसा को इस समय एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ा। एनरियल के मार्गदर्शन में सारियल टीम को 500-600 भटकती आत्माओं का समूह मिल गया। हालांकि युद्ध की शुरुआत में भटकती आत्माओं की संख्या अचानक 10 गुना बढ़ गई और यह बढ़ती ही जा रही थी, कई लोगों को परत दर परत घेर रही थी। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि एनरियल और पाटो जैसे महाशक्तिशाली लोगों ने एक से ज्यादा अर्धदेव स्तर की भटकती आत्माओं की सांसें महसूस की थीं। सारियल टीम में सभी लोग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके और वे शीघ्रता से एक दूसरे के करीब आ गए तथा रक्षात्मक संरचना बना ली। केरेसा समझ गई कि भटकती आत्माएं किसी चीज की ओर आकर्षित हो रही हैं और यह ध्यान दरअसल पथ प्रदर्शक एनरिल पर था। वह गुस्से से चिल्लाई, यह एक जाल है। एनरिल। एनरिल अजीब तरह से मुस्कुराया, केरेसा, तुम जैसा दबंग आदमी भी इसमें फंस जाएगा। तुम्हें अब पता चला कि यह एक जाल है। तुम एनरिल नहीं हो। असल में तुम कौन हो? नहीं, मैंने एनरिल पर जो छाप चुपके से डाली थी वह नहीं बदली। ये तो, केरेसा ने अचानक प्रतिक्रिया दी, कठपुतली। बेल्जेबूब शाही परिवार। मृत सागर की लड़ाई याद है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ तुमसे मिलूंगा, दुश्मन बनकर भी नहीं। जिस औरत को तुमने रास्ता तलाशने के लिए भेजा था उसे मैंने बहुत पहले ही पकड़कर कठपुतली बना दिया था और मेरे साथियों ने कठपुतली की सांस रोकने के लिए एक हुनर जगाया था। ये तुम्हें कदम दर कदम जाल में फंसाने का एक अच्छा मौका था। जीवन के आखिरी पल का आनंद लो। इस बार मैं आखिरकार अतीत का बदला ले सकता हूँ। वेसिलना। केरेसा ने दांत पीसते हुए एक दुश्मन का नाम बताया। हा, एनरिल की हंसी अचानक बंद हो गई और वह केरेसा के क्रोध के नीचे नष्ट हो गई। वेसिलना कोई खौफनाक बात नहीं थी, भटकती आत्माओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। एक मोटे अनुमान के अनुसार ये संख्या शायद 10,000 से ज्यादा थी और सिर्फ अर्धदेव स्तर की 6 भटकती आत्माएं थीं। सबके चेहरे का रंग रूप बहुत बदल गया। अब न तो हमला करना था और न ही बचाव, यहाँ तक कि बचकर निकलना भी मुश्किल था। केरेसा ने दांत पीसकर थज़ेफील्ड को अपनी पूरी ताकत से जकड़ लिया। थज़ेफील्ड के शरीर से अचानक एक ज्वाला निकली जो पल भर में ही भयानक स्तर तक पहुंच गई। दानव अधिपति स्तर की भटकती आत्माएं मानो हवा में ही गायब हो गईं। मैडम केरेसा। थज़ेफील्ड को बस यही महसूस हुआ कि उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूल गया है और वह किसी भी समय चकनाचूर हो सकता है। वह इतना डर गया था कि एक वाक्य भी पूरा नहीं बोल पा रहा था और उस भयानक फैलाव के कारण उसने बोलने की क्षमता भी खो दी थी। पाटो, क्वेरो और मार्टिन जैसे कई राज्य स्तरीय महारथी साफ देख सकते थे कि केरेसा ने थज़ेफील्ड की आत्मा ज्वाला प्रतिभा को उत्तेजित करने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिससे थज़ेफील्ड एक बॉडी बम्प में बदल गया। ऐसा लग रहा था कि केरेसा ने चुपके से उसके साथ कुछ किया था, इसलिए उसने जानबूझकर थज़ेफील्ड को नहीं मारा। हालांकि अर्धदेव स्तर की भटकती आत्माओं ने पहले ही उन्हें घेर लिया था और अकेले थज़ेफील्ड की आत्मिक शक्ति को विस्फोट करके बच निकलना अभी भी कठिन था। केरेसा भी इस बात को समझ गई थी। अब वह और परेशान नहीं हो सकती थी क्योंकि यह जीवन मरण का सवाल था। उसके हाथों में कई कानून के टुकड़े थे। भटकती आत्माओं के हमले को रोकने के लिए पेट्रिफाई का इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी बहुत सी जीवन शक्ति और ऊर्जा तुरंत ही थज़ेफील्ड के शरीर में समाहित कर ली। थज़ेफील्ड के शरीर में ऊर्जा तुरंत 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना बढ़ गई। जल्द ही थज़ेफील्ड एक गेंद में बदल गया जो बेतहाशा गर्मी छोड़ रहा था और फटने को तैयार था। पाटो और अन्य सभी लोग उस आश्चर्यजनक सांस को महसूस करके आश्चर्य से पीछे हट गए। बूम! लाल प्रकाश समृद्ध था और एक प्रचंड ऊष्मा तरंग फूट पड़ी। इस प्रकार की अग्नि आत्मा शक्ति कानून के टुकड़े के विस्फोट के साथ मिलकर अत्यंत भयावह थी। इसने विशेष रूप से भटकती आत्माओं की आत्मा को भारी क्षति पहुंचाई। सभी भटकती आत्माएं धुएं के गुबार में विलीन हो गईं। विस्फोट के केंद्र के सबसे निकट स्थित अर्धदेव भटकती आत्माएं भी अस्थायी रूप से टुकड़े टुकड़े हो गईं, जिन्हें ठीक करना असंभव था। केरेसा की आकृति बिजली की तरह गति के बीच से गायब हो गई। पाटो और बाकी 2 लोग भी इस घटना से प्रभावित हुए और जल्द ही उन पर भटकती आत्माओं का झुंड टूट पड़ा। अध्याय 893 महत्वपूर्ण क्षण। चेन रूई को नहीं पता था कि उसकी मूल टीम नष्ट हो चुकी थी और वह लेस्ली के साथ शैतान टीम के सभा स्थल की ओर बढ़ रहा था। क्या इस क्षेत्र में कोई भटकती आत्माएं नहीं हैं? राइकोनेन और रोस्ट्री को इस जगह का प्रभारी होना चाहिए। हो सकता है कि भटकती आत्माओं को उन्होंने अस्थायी रूप से खत्म कर दिया हो। लेस्ली के अनुसार राइकोनेन राज्य स्तर के शुरुआती चरण में था जबकि रोस्ट्री एक दानव अधिपति था। शैतान टीम का कार्य यह था कि जितनी ज्यादा ताकत होगी, जिम्मेदारी का दायरा उतना ही विस्तृत होगा और उतने ही ज्यादा कानून के टुकड़े चुकाने होंगे। बेशक जब तक निर्दिष्ट संख्या निर्धारित समय के भीतर पूरी हो जाती तब तक अतिरिक्त हिस्सा उनका होगा।
यह वितरण योजना सारियल टीम से कहीं बेहतर थी, लेकिन इस तरह के संयोजन में एकजुट होना असंभव था, चाहे कुछ भी हो। ताकतवर लोग कमज़ोरों को नियंत्रित और गुलाम बना रहे थे। टीम के सदस्य एक दूसरे के खिलाफ साजिश भी रच रहे थे। मुझे पहले से ही आभास हो रहा था कि कोई आ रहा है। चेन रूई ने आगे आसमान की ओर देखा। इन दिनों लेस्ली के संरक्षण में उसने भटकती आत्माओं का नरसंहार करने के बाद फॉलन एंजल की तलवार से प्राप्त आत्मिक शक्ति को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मिक शक्ति दोगुनी से भी ज्यादा हो गई थी, इसलिए आत्मिक शक्ति की संवेदन शक्ति बहुत बढ़ गई थी, जो राज्य स्तर के सामान्य शिखर स्तर से कहीं अधिक थी, जो लेस्ली से कहीं ऊपर था। जल्द ही लेस्ली को भी किसी की मौजूदगी का आभास हुआ। 2 लोग। यह पावर ब्रीथ राइकोनेन और रोस्ट्री की होनी चाहिए। मास्टर, क्या आप इन 2 लोगों को मारना चाहते हैं? मार डालूं। चेन रूई ने सिर हिलाया। खूनी अंगूठी की रोशनी बढ़ती देख उसे एक विचार आया। रुको, मुझे अचानक तुम्हारे साथ सभा स्थल तक जाने का एक अच्छा तरीका सूझा। आधे घंटे बाद लेस्ली और राइकोनेन की आकृतियां हवा में दिखाई दी और वे दोनों सभा स्थल की ओर उड़ चले। 2 दिन बाद वे दोनों एक तैरते हुए द्वीप पर पहुंचे। चेन रूई, जो राइकोनेन के भेष में था, आखिरकार टीम शैतान के टीममेट्स से मिला। लेस्ली के अलावा 5 और लोग थे। 2 अर्धदेव स्तर, 2 साम्राज्य स्तर और 1 दानव अधिपति स्तर। अर्धदेवता स्तर पर 1 पुरुष और 1 स्त्री थे। एनक्विट महादैत्य अर्धदेवता का चरम स्तर, वेसिलना बेल्जेबुब राज परिवार अर्धदेवता का मध्यवर्ती स्तर। लिज्ड और स्प्री राज्य स्तर पर थे। दैत्य अधिपति का नाम वाल था। इसके अलावा चेन रूई और लेस्ली, कुल मिलाकर 7 लोग थे। चेन रूई की नज़र अनजाने में जमीन पर पड़े क्रिस्टल के ताबूत पर पड़ी। क्रिस्टल का ताबूत पाले से ढके कांच का बना था और बीच में एक औरत चुपचाप लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी नींद में सो गई हो। बेशक उसे टिफ़नी ही याद थी। शक से बचने के लिए चेन रूई ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार एनक्विट और वेसिलना दोनों ही अर्धदेवता शक्तियां थीं, खासकर जब एनक्विट अर्धदेवता की चरम अवस्था तक पहुंच चुका था। वह उनसे बलपूर्वक नहीं लड़ सकता था। एनक्विट का पहला वाक्य चेन रूई से पूछना था, रैकोनेन, तुम लेस्ली के साथ वापस क्यों आए? रोस्ट्री कहाँ है? चेन रूई उदास दिख रहा था। हम भटकती आत्माओं के एक बड़े समूह से घिरे हुए थे। रोस्ट्री मर गई, लेकिन सौभाग्य से हमारी मुलाकात लेस्ली से हुई, जो वापस लौट आए। लेस्ली, तुमने उसे बचाया। वेसिलना ने लेस्ली की ओर देखा। बील्जेबूब शाही परिवार के पास कठपुतली के लिए एक विशेष आत्मिक शक्ति संवेदन थी। जब चेन रूई क्रिस्टल घाटी में था, असग्लोर ने ईश्वर भक्षी मुखौटे से बनाई गई कठपुतली फातिलू को देख लिया। हालांकि ईश्वर भक्षी मुखौटे का कठपुतली प्रभाव उसकी अपनी शक्ति से संबंधित था। जब चेन रूई ने लेस्ली को कठपुतली बनाया तो वह झुलसाने वाले ड्रैगन के आधिपत्य की अवस्था में था, जो अर्ध देवता के बहुत करीब था। इतना ही नहीं, देखे जाने से बचने के लिए उसने लेस्ली को आत्मा कवच प्रदान करने के लिए क्रोध राजा कवच शक्ति का भी उपयोग किया। क्रोध राजा कवच के आत्मा कवच में मूल शरीर की आधी सुरक्षा थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह आत्मिक शक्ति के क्षरण से प्रतिरक्षित था, इसलिए इस स्थिति में वेसिलना की आत्मिक शक्ति लेस्ली के माध्यम से नहीं देखी जा सकेगी। लेस्ली मुस्कुराई, सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं बोली। चेन रूई ने कड़वे भाव के साथ सहयोग किया और 5 कानून के टुकड़े निकाले और एनक्विट को सौंप दिए। सर एनक्विट, ये वो हिस्सा है जो रोस्ट्री और मैं आपको सौंप रहे हैं। वेसिलना ने लेस्ली की तरफ फिर से नहीं देखा। उसे कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आई। उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, वॉस और मैसी वापस क्यों नहीं आए? थोड़ा रुको, अभी आखिरी बार नहीं है। एनक्विट ने जानलेवा इरादे से कहा, चाहे वजह कुछ भी हो, अगर वे तय समय में वापस नहीं लौटते तो उन्हें टीम छोड़कर जाने वाला समझा जाएगा और मार दिया जाएगा। वेसिलना को छोड़कर बाकी लोगों ने एनक्विट के भयानक जानलेवा इरादे के दबाव में अपना सिर झुका लिया। चेन रूई ने सोचा, शैतान टीम बेशक दयालु लोग नहीं हैं, लेकिन शैतान टीम की खूबी यह है कि उनके हाथ में चाबी टिफ़नी है, इसलिए उन्हें इस बात का डर नहीं है कि टीम के सदस्य भाग जाएंगे, क्योंकि केवल टिफ़नी ही दरवाज़ा खोल सकती है। अगर कोई टीम छोड़ देता है तो इस दुनिया में रहना निश्चित रूप से मौत का कारण होगा। लगभग 1 और दिन बीत गया और इकट्ठा होने की आखिरी तारीख आ गई। एनक्विट ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी तीखी निगाहों से साफ जाहिर था कि अगर वे दोनों लौट भी गए तो भी वे किसी अनहोनी की कगार पर पहुंच जाएंगे। हमें अभी भी कानून के टुकड़ों के 5 टुकड़े चाहिए। वेसिलना और मेरे अलावा आप में से प्रत्येक को अंतरिक्ष का दरवाज़ा खोलने के लिए संख्या पूरी करने हेतु 1 और टुकड़ा देना होगा। सब लोग निराशा से एक दूसरे को देखने लगे। आमतौर पर कानूनी सामान के अलावा कमोबेश कुछ न कुछ उनके पास ही रहता था। स्वाभाविक रूप से जब एनक्विट ने उनसे उन निजी सामानों को निकालने के लिए कहा जिन्हें उन्होंने बड़ी मुश्किल से हासिल किया था, तो कोई भी तैयार नहीं हुआ। सर एनक्विट, चेन रूई सबसे पहले बोला, अगर ये 2 दिन पहले होता तो मैं इसे बिना किसी हिचकिचाहट के जरूर निकाल लेता, लेकिन अब
मेरे पास सचमुच यह नहीं है। अगर सर मुझे समय दें तो मैं तुरंत भटकती आत्माओं का शिकार करने जा सकता हूँ। इतना कहकर चेन रूई ने गुस्से से लेस्ली की तरफ देखा और अचानक सबको समझ आ गया कि लेस्ली ने रायकोनेन को इसलिए बचाया था क्योंकि उसने रायकोनेन को सारे कानून के टुकड़े सौंपने पर मजबूर किया था। शायद रोस्ट्री को भी लेस्ली ने ही मारा था। इस बार एनक्विट और वेसिल्ना का आखिरी संदेह खत्म हो गया, लेकिन लेस्ली ने चेन रूई को बुरी नज़र से देखा। एनक्विट को रायकोनेन और लेस्ली के बीच की शिकायतों की कोई परवाह नहीं थी। टीम के सदस्यों के बीच का संघर्ष उसके नियंत्रण के लिए फायदेमंद था। जहां तक चीटी रोस्ट्री की बात है तो उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि वह जिंदा है या मरी। लेस्ली, रायकोनेन का हिस्सा भी दे दो और बाकी भी एक एक। एनक्विट बोला, रैक्कोनेन, बाद में तुम सबसे पहले दरवाजे से अंदर आओगे। यद्यपि हर कोई अनिच्छुक था, लेकिन उनके पास प्रतिरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं थी क्योंकि एनक्विट ने वेसिल्ना को अपनी ओर खींच लिया था, इसलिए उन्हें आज्ञाकारी रूप से अपने टुकड़े निकालने पड़े। कुल 24 टुकड़े थे। एनक्विट ने जमीन पर षटभुजों की एक श्रृंखला बनानी शुरू की, फिर पहले से तैयार बैंगनी पत्थर की शिलाएं निकाली और उन्हें उचित स्थानों पर व्यवस्थित किया। चेन रूई साफ देख सकता था कि उन शिलाओं पर प्राचीन रून उत्कीर्ण थे। इन रूनों से एक जबरदस्त शक्ति निकलती थी और उनकी विषय वस्तु गहन और रहस्यमय थी। चेन रूई के वर्तमान स्तर के कारण वह केवल सामान्य अर्थ ही समझ पा रहा था। यह अभी भी रूनों पर सारियल का मार्गदर्शन प्राप्त करने के आधार पर था। चेन रूई ने अनुमान लगाया कि ये रून पत्थर की शिलाएं संभवतः शैतान की थीं। हेक्साग्राम का केंद्र टिफनी का क्रिस्टल ताबूत था। चेन रूई और अन्य लोगों ने एनक्विट के निर्देश पर प्राचीन रूनों के प्रत्येक पत्थर के स्लैब को रखा, फिर उन्होंने 24 टुकड़ों को संबंधित रूनों में रखा। पूरे हेक्साग्राम समूह से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी और समूह में मौजूद कानून के टुकड़े धीरे धीरे द्रवीभूत होकर क्रिस्टल प्रकाश के सार से चमकने लगे। ये तरल पदार्थ हेक्साग्राम की दरारों और शिलालेखों में रिसकर एक विशाल प्रतीक का रूप ले लिया। द्रवित क्रिस्टल फिर से गैस बन गया और तारे जैसी रोशनी ने बीच में स्थित क्रिस्टल ताबूत को ढंक लिया। चेन रूई देख सकता था कि हालांकि यह गैस रूप में बदल गया था, लेकिन हेक्साग्राम द्वारा विधि शक्ति और भी शुद्ध हो गई थी और अत्यंत भयावह शुद्धता तक पहुंच गई थी। क्रिस्टल का ताबूत धीरे धीरे खड़ा हो गया, लगातार इस शुद्ध विधि शक्ति को अवशोषित करता रहा। क्रिस्टल का ताबूत और षटभुज समूह नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से फीके पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो अंदर का प्यूपा इसे अवशोषित कर रहा था और लगातार मजबूत होता जा रहा था, और अब वह कोकून से बाहर निकलने ही वाला था। आधे घंटे में क्रिस्टल का ताबूत पूरी तरह से पिघल गया और अंदर का स्त्री शरीर प्रकट हो गया। षटभुज सरणी और पत्थर की शिलाएं भी बैंगनी ऊर्जा के बादल में बदल गईं। टिफनी के हल्के नीले बाल हिल रहे थे जबकि उसका शरीर तैर रहा था। उसके चेहरे पर कोई पर्दा नहीं था, जिससे उसका नाजुक और सुंदर चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी बंद आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उसकी पुतलियां काली और सफ़ेद थीं, जो पहली नज़र में लूसीफर शाही परिवार के प्रकाश और अंधकार के हृदय जैसी लग रही थीं। हालांकि उस तरह की सांस न केवल एक प्रकाश तत्व या अंधकार तत्व शक्ति थी, बल्कि एक ऐसी सांस थी जिसमें विनाश और सृजन समाहित थे, जो एक साथ मिले हुए प्रतीत होते थे। इस सांस की शक्ति उसके मूल चरम अवस्था दानव अधिपति स्तर को पार कर राज्य स्तर तक पहुंच गई थी, और वह अभी भी बढ़ रही थी। टिफनी ने अपना हाथ बढ़ाया और हवा में प्राचीन रूनों को चित्रित किया। प्रकाश और अंधकार की शक्ति वाले प्रत्येक रून के प्रकट होने के बाद वे धीरे धीरे लुप्त हो गए। यह एक लंबा, कठिन और गूढ़ मंत्र होना चाहिए। चेन रूई इन गहन रूनों का अर्थ समझने में पहले ही सक्षम हो चुका था, लेकिन उसे लगा कि एक अवर्णनीय प्राचीन सांस उसके चेहरे की ओर आ रही है, और अनायास ही उसके मन से ऊपर देखने का भाव उमड़ पड़ा। सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि बाकियों को भी। उस समय टिफनी की हालत बहुत अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी चेतना खो दी हो। वह बस हेक्साग्राम की शक्ति से प्रेरित होकर किसी कठपुतली की तरह इस मंत्र को पूरा कर रही थी। वह प्राचीन और उतार चढ़ाव भरी सांसें और भी तीव्र होती जा रही थीं। ये निश्चित था कि इस मंत्र के पूरा होते ही अंतिम गंतव्य अराजकता क्षेत्र का द्वार खुल जाएगा। तभी एनक्विट के कान हिले। उसे अचानक कुछ महसूस हुआ। उसने दूर आसमान की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और भौहें सिकोड़ लीं। तभी वेसिल्ना ने भी कुछ असामान्य महसूस किया। चेन रूई तीसरा व्यक्ति था जिसने इसे महसूस किया, और उसने हल्के से अपनी मुठियां भींच लीं। विलाप, ये भटकती आत्माओं का विलाप था। 2 अर्धदेवता थे, एनक्विट और वेसिल्ना। अगर भटकती आत्माओं का समूह आ भी जाता तो डरने की कोई बात नहीं थी। हालांकि ये भटकती आत्माओं का कोई साधारण समूह नहीं था। जिस दिशा में ध्वनि फैली, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता था कि यह वह द्वीप था जहां सभी लोग थे। चेन रूई को भटकती आत्माओं का शिकार करने का जो अनुभव था, उसके अनुसार इस विलाप का आकार और शक्ति कम से कम दसियों हजार भटकती आत्माओं के बराबर थी। इस आकार की भटकती आत्माओं के समूह में कम से कम 4-5 अर्धदेव स्तर की भटकती आत्माएं होती थीं।
जैसे जैसे आवाज़ साफ होती गई, इनक्विट और वैसिल्ना के चेहरे के भाव एक साथ बदलते गए, जबकि चेनरुई की आंखें आश्चर्य से भर गईं। भटकती आत्माओं की संख्या शायद मेरे अभी के अनुमान से कहीं ज्यादा है। विलाप से ऐसा प्रतीत होता है कि भटकती आत्माओं की गति बहुत तेज है, विशेष रूप से सामने की 20 या उससे अधिक आवाज़ों की शक्ति 2 अर्धदेवताओं को भी रोकने के लिए पर्याप्त है। यहाँ 4-5 नहीं, बल्कि 20 अर्धदेव स्तर की भटकती आत्माएं हैं। वैसिल्ना, दूर से एक ठंडी आवाज़ सुनाई दी। चेनरुई को यह आवाज़ बहुत जानी पहचानी लगी। ये सारियल टीम की नेता केरेसा थी। मुझे तुम्हारे दोनों साथियों से तुम्हारे मिलने की जगह के बारे में पता चला। केरेसा की आवाज़ तेज होती जा रही थी। तुम्हारे लिए एक खास तोहफा पसंद आया, पुराने दोस्त। केरेसा, तुम मरी नहीं हो। इस बार दांत पीसने की बारी वैसिल्ना की थी। न सिर्फ ये दुश्मन मरा नहीं था, बल्कि उसने इस नाजुक मौके पर एक भयानक पलटवार भी किया था। पता चला कि वॉस और मैसी वापस न आ पाने की वजह केरेसा थी, जो आखिरी जाल से बच निकली थी। केरेसा ने उन्हें इकट्ठा होने की जगह बताने के लिए मजबूर किया था और उनका अंत कल्पना से परे था। केरेसा जानती थी कि यहाँ 2 अर्धदेवता थे। एक तो अर्धदेवता की चरम अवस्था पर था, जिससे वह निपट नहीं सकती थी, इसलिए उसने बड़ी संख्या में शक्तिशाली भटकती आत्माओं को आकर्षित किया था, जो उसी तरह से प्रतिशोध लेने के लिए आ रही थीं, ताकि अभी जो बदला लिया गया था उसका बदला लिया जा सके। तुम लोग मिस टिफिनी की रक्षा करो। इनक्विट जोर से चिल्लाते हुए हवा में उठा। वैसिल्ना, चलो भटकती आत्माओं को भटकाते हैं। जब तक दरवाज़ा न खुल जाए तब तक डटे रहना। ऐसा नहीं था कि इनक्विट ने दूसरों को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया, बल्कि इसलिए कि बाकी लोग राज्य स्तर पर सिर्फ शक्तिशाली थे। वे केरेसा से लड़ने और भटकती आत्माओं को दूर भगाने में बिल्कुल भी असमर्थ थे। चूंकि अब सबसे नाजुक पल था, अगर कोई दुर्घटना हुई और टिफिनी को कुछ हो गया तो वह और पूरी शैतान टीम बच नहीं पाएगी। वैसिल्ना भी यह बात समझ गई। एक तीखी आवाज़ के साथ वह बिजली में बदल गई और इनक्विट के पीछे चल पड़ी। अध्याय 894, मुश्किल लड़ाई। दुष्ट शिष्य बनाम दुष्ट शिष्य। इनक्विट और वैसिल्ना की गति बहुत तेज थी। कुछ ही देर में वे उस जगह पहुंच गए जहां से रोने की आवाज़ आ रही थी। हालांकि वे दोनों मानसिक रूप से पहले से ही तैयार थे, फिर भी वे इस पल में डर के मारे हौंफने से खुद को नहीं रोक पाए। भटकती आत्माओं की संख्या उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। दूर से देखने पर तो मानो अथाह सागर था। अकेले सबसे आगे 30 से अधिक अर्धदेव स्तर की भटकती आत्माएं थीं। उन्होंने तेजी से उड़ती हुई उस आकृति को देखा जिसका पीछा अर्धदेव स्तर की भटकती आत्माएं कर रही थीं। वह आकृति बिखरे बालों वाली और सर्प के शरीर वाली एक स्त्री थी। इस स्त्री की गति तेज और धीमी थी। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई मामूली चोट नहीं लगी थी, लेकिन वह भटकती हुई आत्मा के भयानक समुद्र को शैतान दल के एकत्रित होते द्वीप की ओर ले जाते हुए लगातार चकमा दे रही थी। केरेसा, वैसिल्ना ने उस अपराधी को देखते हुए तीव्र घृणा प्रदर्शित की, जिसने सबसे महत्वपूर्ण क्षण में बड़ा खतरा पैदा किया था। बुरी तरह घायल केरेसा, जिसका पीछा किया जा रहा था, मानो दोनों के साथ मरने का इरादा रखती हो। वह पूरी ताकत से उन दोनों की ओर दौड़ी। उन अर्धदेव स्तर की भटकती आत्माओं को पहले ही इनक्विट और वैसिल्ना का अस्तित्व पता चल चुका था और उनमें से कुछ पहले ही उनकी ओर दौड़ पड़ी थीं। जैसे ही वैसिल्ना ने गहरी सांस ली, अंतरिक्ष में हल्की सी धड़कन हुई और अचानक उसके सामने एक विशाल भंवर प्रकट हो गया। बील्ज़ेबूब शाही परिवार की रक्त प्रतिभा भक्षण। हालांकि ये देवभक्षी मुखौटे की पूर्ण भक्षण शक्ति के बराबर नहीं था, फिर भी इस प्रकार की प्रतिभा कोई मामूली बात नहीं थी, खासकर जब इसे किसी अर्धदेव स्तर के महाशक्ति द्वारा प्रक्षेपित किया गया हो। कुछ समय के लिए ऊपर से उड़ती हुई अर्धदेव भटकती आत्माओं की गति अचानक धीमी हो गई। जैसे जैसे भंवर लगातार उनके शरीरों से सफ़ेद धुंध को सोखता रहा, उनकी आकृतियां धीरे धीरे फीकी पड़ती गईं। सबसे पहले इसका खामियाजा केरेसा को भुगतना पड़ा। भक्षण शक्ति में उसका सर्प शरीर और भी छोटा होता जा रहा था। वैसिल्ना को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने देखा कि केरेसा बदल गई है, उसका असली चेहरा सामने आ गया है। वह असल में एक पुरुष का शरीर था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने भेस की परत को ही निगल लिया हो। वॉस, वैसिल्ना चौंक गई। पता चला कि इस केरेसा का असली शरीर शैतान टीम का सदस्य, किंगडम स्तर का महाशक्तिशाली वॉस था, जो समय पर वापस नहीं आ सका। हालांकि इस समय वॉस स्पष्ट रूप से एक लाश था। उसका शरीर दर्जनों गुप्त तकनीकों से बने सांपों के शल्कों से ढका हुआ था, जिनमें से प्रत्येक में केरेसा का असली खून था। ये वॉस को एक अस्थायी अवतार बनाने के बराबर था। इस अवतार के निर्माण में केरेसा की भी बहुत शक्ति खर्च होती, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसकी रणनीति सफल रही। अर्धदेवता की चरम अवस्था के इनक्विट को भी इसकी जानकारी नहीं थी। फ्रेबी रणनीति, ये शब्द इनक्विट और वैसिल्ना दोनों के मन में कौंध गया। उनके विचार पीछे वाले पुराने घोंसले की ओर उड़ गए। इसी क्षण वॉस का शरीर तेजी से गुब्बारे की तरह फूल गया। उसमें से एक हल्की सफ़ेद रोशनी चमक रही थी और बेहद खतरनाक सांसें निकल रही थीं। ये कानून के टुकड़े की ताकत है।
पीछे हटो, एनक्विड ने सबसे पहले जवाब दिया। जोर से चिल्लाते हुए उसका शरीर तेजी से हिला। वेसिल्ना भी जल्दी से हिलने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वॉस का शरीर पूरी तरह फूल गया और अचानक एक भयानक विस्फोट हुआ। वेसिल्ना का शरीर जैसे ही भयानक रोशनी में पीछे की ओर उड़ा, एक विशाल मशरूम जैसा बादल धीरे धीरे ऊपर उठा। आसपास मौजूद अर्धदेव स्तर की भटकती आत्माएं चकनाचूर हो गईं। यहाँ तक कि सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाला एनक्विड भी इस घटना से स्तब्ध रह गया। उसके आंतरिक अंगों को गंभीर क्षति पहुंची थी। हालांकि वह इतना पास नहीं था, फिर भी इस विस्फोट में कम से कम 10 या उससे ज्यादा कानून के टुकड़े थे। इसके अलावा इसने किंगडम स्तर के पावरहाउस के शरीर को माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया था, इसलिए इसकी शक्ति बेहद भयानक थी। बेशक सबसे ज्यादा घायल वेसिल्ना थी। मालिक की रक्षा के लिए आखिरी समय में प्रकट हुआ विश्वास का कवच फट गया था और उसके चेहरे और शरीर पर भयानक घाव थे। उसका दाहिना हाथ लगभग बेकार हो गया था। हालांकि उसकी भक्षण क्षमता विस्फोट के कुछ हिस्से को भस्म कर सकती थी, लेकिन कानून के टुकड़े की ऊर्जा बहुत ज्यादा थी। केवल 30% ही अवशोषित हुआ और शेष 70% सीधे वेसिल्ना के शरीर पर लगा। उसकी जीवन शक्ति बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसकी युद्ध शक्ति कम से कम आधी रह गई। यदि विश्वास का कवच और भक्षण शक्ति न होती तो वेसिल्ना की स्थिति और भी बदतर होती। आसपास भटकती आत्माएं या तो नष्ट हो गईं या बिखर गईं, लेकिन भटकती आत्माओं को डर का मतलब ही नहीं पता था। वे बिल्कुल भी नहीं रुके और वे अब भी गंभीर रूप से घायल वेसिल्ना को घेरे हुए लगातार झुंड में मंडरा रहे थे। यद्यपि विस्फोट के कारण अर्धदेव स्तर की अधिकांश भटकती आत्माएं बच निकलने में सफल रहीं, पीछे भटकती आत्मा सागर की संख्या बहुत अधिक थी और बीच में राज्य स्तर की भटकती आत्माओं की भी कमी नहीं थी। उन्होंने वेसिल्ना को घेर लिया और एक प्रचंड आक्रमण शुरू कर दिया। वेसिल्ना अब अपनी सबसे कमजोर हालत में थी। अपनी हालत को खतरे में समझते हुए वह चिल्लाई, छोड़ दो, मेरी मदद करो। मेरे पास जितने भी कानून के टुकड़े हैं मैं तुम्हें दे दूंगी। दूरी पर खड़ा एनक्विड एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर मुड़कर चला गया। हालांकि कानून का टुकड़ा एक वांछनीय चीज थी, लेकिन जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं था। भले ही उसने दुश्मन की छल कपट की रणनीति की समस्या पर ध्यान न दिया हो, इस मामले में उसे बस भटकती आत्माओं को आगे ले जाना था। जब तक वह दरवाज़ा खुलने तक डटा रहा, तब तक बचने की उम्मीद बहुत ज्यादा थी। एक बार गिर जाने के बाद अर्धदेव स्तर का चरम स्तर भी इतनी भटकती आत्माओं के सामने टिक नहीं सका। अब वेसिल्ना भटकती आत्माओं से घिरी हुई थी, गोलाबारी को आकर्षित कर रही थी ताकि वह उसे टिफनी की रक्षा के लिए वापस लौटने के लिए कुछ और समय दे सके। अगर चाबी को भी कुछ हो गया तो उसके पास चाहे कितने भी कानून के टुकड़े हों, नतीजा सिर्फ मौत ही होगी। एनक्विड को भागते देख वेसिल्ना के चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए। उसने दांत पीस लिए और उसके शरीर से अनगिनत चमकदार धब्बे निकल आए। वे जल्दी ही राक्षसी मक्खियों के समूहों में बदल गए और उसे घेर लिया ताकि भटकती आत्माओं के हमले को रोक सकें। हालांकि उसके आसपास भटकती आत्माओं की संख्या बढ़ती जा रही थी और वे अक्षय थीं। अर्धदेव स्तर की आध्यात्मिक शक्ति भी इतने आध्यात्मिक क्षरण को नहीं झेल सकती थी, इसलिए वह केवल पीड़ा ही सह सकती थी। सबसे भयानक बात यह थी कि अर्धदेव स्तर की भटकती आत्माएं, जो पहले ही टुकड़े टुकड़े हो चुकी थीं, भी तेजी से ठीक होने लगीं। चेनरुई को अंदाजा नहीं था कि उसके सामने इतना अचानक बदलाव आ गया है। एनक्विड और वेसिल्ना के जाने से उसके मन में एक नई योजना बन गई। आदर्श परिणाम यह था कि ये दोनों अर्धदेव भटकती आत्माओं में उलझे हुए थे और बच नहीं सकते थे, इसलिए वह टिफनी के साथ दरवाजे में प्रवेश कर सकता था या भागने की कोशिश कर सकता था। बेशक आदर्श तो बस आदर्श ही होता है। वह अब भी सतर्क था और टिफनी का मंत्र पूरा होने का इंतजार कर रहा था। हर बार जब टिफनी कोई रून लिखती तो जीवन के प्राचीन उतार चढ़ावों की सांसें और भी व्यापक होती जाती और उसके शरीर के चारों ओर कानून की शक्ति से घनीभूत बैंगनी धुंध भी उसी के अनुसार कमजोर होती जाती। बैंगनी धुंध की सघनता से इस ओपन सेसम के जाप को पूरा होने में अभी भी काफी समय लगता। अचानक चेनरुई को कुछ महसूस हुआ और उसने अचानक लेस्ली को अपने बगल में धकेल दिया, सावधान। लगभग उसी समय जमीन पर पड़ी एक आकृति जमीन को चीरती हुई निकली। चेनरुई द्वारा धकेले जाने के बाद लेस्ली ने बमुश्किल वार से बचाव किया। हालांकि वह आकृति पानी की तरह बहती हुई प्रतीत हो रही थी। वह रास्ते में पड़ने वाले दो राज्य स्तरीय शक्तिशाली लोगों, लिज्ड और स्प्री, पर जा गिरी। वे कांप उठे और वहीं रुक गए। आकृति द्वारा चलाई गई हवा में बहकर वे वास्तव में टुकड़े टुकड़े हो गए। लिज्ड और स्प्री की ताकत क्रमशः किंगडम स्तर के शुरुआती चरण और किंगडम स्तर के मध्यवर्ती चरण में थी। उनमें जवाबी हमला करने की भी ताकत नहीं थी, इसलिए वे तुरंत मारे गए। केरेसा, चेनरुई ने उठती हुई आकृति को गौर से देखा। जब उसने पहले जो हुआ उसके बारे में सोचा तो वह मन ही मन चौंक गया और उसे तुरंत सांप लड़की की योजना समझ आ गई। कितनी अच्छी चाल है, कितनी अच्छी फ्रेब रणनीति है। लेस्ली टिमटिमाई। उसने चुपके वाली प्रतिभा को सक्रिय किया और वहीं गायब हो गई।
चून की कुछ दिन पहले वेसिल्ना की चालों से केरेसा लगभग मारी ही गई थी, इसलिए उसे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि दुश्मन उसका नाम पुकार सकता है। उसने टिफ़नी की तरफ देखा, जो अनजाने में अभी भी प्रतीक बना रही थी, फिर उसने अपनी नज़र बचे हुए 3 लोगों पर घुमाई। शुरू में उसे लगा कि वह कुंजी के आसपास के दुश्मनों से आसानी से निपट सकती है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि किंगडम लेवल के शुरुआती चरण वाला एक आदमी उसके छिपे हुए हमले को भांपकर किंगडम लेवल के चरम चरण में मौजूद महिला को एक महत्वपूर्ण क्षण में धक्का दे सकता है। ये वाकई एक आश्चर्य था, लेकिन अभी तो ये बस एक संयोग ही होना चाहिए। भले ही प्रतिद्वंद्वी के पास विशेष संवेदन शक्ति या अदृश्यता हो, वे केवल राज्य स्तर की चींटियां हैं और मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। प्राथमिकता जल्दी से लड़ाई खत्म करने, चाबी हासिल करने और जल्द से जल्द दरवाजे में घुसने की है। तभी दूर से एक जोरदार धमाका हुआ और केरेसा के मुंह के कोने पर एक विजयी मुस्कान उभर आई। उसके काले बाल अचानक लंबे हो गए और उसकी आंखें सांप की पुतलियों में बदल गईं। आसपास की रोशनी अचानक मंद पड़ गई और काले रेशमी कपड़े मानो उस जगह को अनगिनत टुकड़ों में बांट रहे थे। वाल नाम का दानव अधिपति अभी अभी सांप की पुतलियों से मिला था और उसका शरीर तुरंत एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया। काले रेशमी कपड़ों ने मूर्ति को झटक कर चूर्ण चूर्ण कर दिया। चेन रुई जानता था कि केरेसा मेडुसा जनजाति से है, इसलिए जैसे ही उसकी आंखें सांप की पुतलियों में बदल गईं, उसने समय रहते उसकी नज़रों से बचकर निकल गया। हालांकि भले ही उसने उसकी ओर न देखा हो, चेन रुई के मन में भी 2 भयानक सांप की पुतलियां उभर आईं। उसे लगा जैसे उसका पूरा मन मर गया है और उसका शरीर अकड़ने लगा है। ये सिर्फ आत्मिक शक्ति का क्षरण नहीं था, बल्कि अर्धदेव राज्य शक्ति और मेडुसा पत्थर बनाने की प्रतिभा का सम्मिश्रण था। लेस्ली की खर्राटों की आवाज़ कुछ ही दूरी से आई। वह वास्तव में छिप नहीं पाए और ज़मीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर अकड़ने लगा। केरेसा का साम्राज्य वाकई भयानक था। वह बिना देखे ही पत्थर बना सकती थी। इस तरह की पत्थर बनाने की शक्ति साधारण मेडुसा से हज़ारों गुना ज़्यादा शक्तिशाली थी। केरेसा जानती थी कि समय कम है, इसलिए उसने उन दोनों के पूरी तरह से स्तब्ध हो जाने का इंतज़ार नहीं किया। वह चेन रुई के सामने खिसक गई और एक ही वार में उसे मारने ही वाली थी कि उसने देखा कि सामने वाले ने अचानक अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। एक क्षण में केरेसा को आकाश में तारे चमकते हुए लाल प्रकाश में दिखाई देने लगे। इस राज्य स्तर की चींटी से एक शक्तिशाली सांस निकली और ये तुरंत उस स्तर तक बढ़ गई जिसने केरेसा को चौंका दिया। वह शरीर अत्यंत चमकदार हो गया, मानो तारों से बना हो, और वह चमकदार रोशनी तेजी से फैल गई, तारों से भरे आकाश में बदल गई, जिसने पूरे पत्थर के राज्य को भर दिया। 2 अलग अलग राज्य विश्वास और जीवन शक्ति एक दूसरे को प्रतिकर्षित और दूर करने लगे। पलक झपकते ही पेट्रीफाई किंगडम की शक्ति दबा दी गई। केरेसा की सांप की पुतलियां अचानक सिकुड़ जाती हैं। मेरी छलनी चाल से दोनों अर्धदेव शक्तियों को सफलतापूर्वक मोड़ देना चाहिए था। अवतार को कानून के टुकड़ों से विस्फोटित करने के बाद मैं अचानक हमला करूंगा और चाबी छीन लूंगा। हालांकि अभी भी एक ऐसा दुश्मन है जिसके पास वास्तव में इतनी शक्तिशाली ताकत है। जब तारों की रोशनी से चमकते लाल कवच में आकृति लहराई तो कई तीक्ष्ण क्यूई 10 मीटर से अधिक लंबी अमूर्त तलवारों की तरह केरेसा की ओर झपटी। केरेसा को सहज ही इस चाकू का खौफ महसूस हुआ। अगर उसे मारा जाता तो उसका पूरा शरीर 2 टुकड़ों में बंट जाता। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और उसके लंबे बाल एक लंबे कोड़े में सिमट गए ताकि उस अमूर्त तलवार क्यू का सामना कर सके। ये आभा ब्लेड तो बह गया, लेकिन केरेसा के बाल भी काफी हद तक कट गए। केरेसा को ये सोचने का भी समय नहीं मिला कि प्रतिद्वंद्वी की ताकत अचानक उसके बराबर कैसे हो सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी के शरीर पर पहले से ही एक अजीब सी ज्वाला जल रही थी। उन्मत्त और क्रूर सांसों से एक लंबा और घुमावदार जलता हुआ विशाल जानवर निकला। उस विशालकाय जानवर में एक खास गति थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस पर सहज ही नियंत्रण कर लिया हो। ये प्रहार अपरिहार्य था। केरेसा का वस्त्र अचानक गायब हो गया और एक नग्न शरीर प्रकट हुआ। ऊपरी शरीर लगभग पुनर्तः स्त्री शरीर था, जिसके 2 बैंगनी फूल ऊंची जुड़वां चोटियों पर गर्व से खड़े थे। निचला शरीर बैंगनी लाल शल्कों से ढका एक सांप का शरीर था। केरेसा के निचले शरीर पर शल्क तेजी से ऊपर की ओर फैल गए और तुरंत ही ऊपरी शरीर की अधिकांश त्वचा को लपेट लिया तथा अंततः एक कवच में परिवर्तित हो गए, विश्वास का कवच मेडुसा का। उसी समय उसके शरीर पर अचानक दर्जनों भयानक सांप की पुतलियां खुल गईं। वह बेहद क्रूर लग रही थी और उसकी गति अचानक आसमान छू गई। चेन रुई साफ समझ गया कि ये दुष्ट शिष्य की शक्ति थी। दर्जनों दुष्ट शिष्य, विश्वास के कवच के साथ दर्जनों दुष्ट विद्यार्थियों के चमक के साथ केरेसा की पुतलियां अचानक चांदी की हो गईं और झुलसते हुए ड्रैगन को घूरने लगीं। झुलसते ड्रैगन की गति रुक गई और धीरे धीरे धीमी हो गई। शरीर जल्दी ही चांदी ग्रे रंग की एक परत से ढक गया और ऊर्जा शरीर वास्तव में ठोस होने लगा। केरेसा के पास पहुंचते पहुंचते पूरा झुलसता ड्रैगन पूरी तरह ठोस अवस्था में बदल चुका था। केरेसा ने उसे कोड़ा मारा और उसका विशाल शरीर सचमुच चूर्ण में बदल गया। चेन रुई थोड़ा हैरान हुआ।
उसने कभी नहीं सोचा था कि केरेसा की प्रतिभा इतनी शक्तिशाली है कि वह सचमुच झुलसते ड्रैगन को भी पत्थर बना सकती है। हालांकि जिसने लाल ध्रुव तारा परिवर्तन सक्रिय किया था उसके लिए झुलसा देने वाला ड्रैगन किल एक सामान्य मारक चाल थी। अगर उसने झुलसा देने वाला ड्रैगन दहाड़ शुरू किया होता तो केरेसा निश्चित रूप से सबको पत्थर नहीं बना पाती। ध्रुव तारा तूफान की तो बात ही छोड़ दीजिए। समस्या यह है कि ये सभी एओई चालें हैं, इसलिए मुझे चिंता है कि ये टिफ़नी को प्रभावित या परेशान करेंगी। ऐसा लगता है कि मुझे सबसे अच्छा एक लक्ष्य मारक चाल सच्चा लाल विलुप्ति आजमाना होगा जिसका वास्तविक युद्ध में उपयोग नहीं किया गया है। केरेसा का युद्ध अनुभव बेहद समृद्ध था। चेनरुई की अगली प्रतिक्रिया से पहले ही उसने पलटवार शुरू कर दिया था। चेनरुई को कुछ देर के लिए चक्कर सा आया और उसके सामने सांप जैसी पुतलियों वाले अनगिनत भूत दिखाई दिए। पूरा चमकता हुआ लाल तारा साम्राज्य पलक झपकते ही पुतलियों का संसार बन गया और तारों की टिमटिमाती रोशनी सांप जैसी पुतलियों की झपकियों में बदल गई। बेहद क्रूर निगाह, केरेसा चिल्लाए और उसके मुंह, नाक और कान से एक साथ खून बहने लगा। ये चाल इतनी शक्तिशाली थी कि आक्रमण के दौरान बहुत सारी युवान शक्ति और राज्य शक्ति खर्च हो गई। अनगिनत सर्प पुतलियों की रोशनी में चेनरुई को लगा कि स्टार पावर स्थिर हो गई है और यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी जमी हुई होने का भ्रम महसूस कर रही थी। जब उसने सूंघ कर आंखें बंद की तो सांपों की पुतलियों से ढका लाल तारा क्षेत्र फिर से चमकने लगा। राज्य का तापमान अचानक गिर गया और अनगिनत सांपों की पुतलियां धीरे धीरे जमने लगीं। ये पत्थरीकरण की शक्ति नहीं थी बल्कि जमे हुए होने की शक्ति थी। केरेसा को लगा कि उसकी अत्यधिक क्रूर निगाह एक भयानक विनाशकारी शक्ति की लहर से सील हो गई है। ऊपर से देखने पर यह एक साधारण सी ठंड थी, लेकिन वास्तव में इसने आंतरिक कोर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इसी क्षण चेनरुई की आंखें एक शांत और अजीब रोशनी के साथ खुल गईं। एक क्लिक की आवाज के साथ सभी जमी हुई सांप की पुतलियां फट गईं। केरेसा दुखद ढंग से चीखी और उसके शरीर पर चांदी के सांप की पुतलियों और आंखों से खून बहने लगा। दुष्ट शिष्य, यही है दुष्ट शिष्य की शक्ति। केरेसा ने दर्द से आंखें ढंग लीं। तुम कौन हो? अध्याय 895 अंतिम प्रतीक। केरेसा का फैसला गलत नहीं था। चेनरुई ने सचमुच दुष्ट शिष्य की शक्ति का इस्तेमाल किया था। उसका दुष्ट शिष्य मूल रूप से डीप एनालिसिस द्वारा एकीकृत था और उसकी शक्ति और नियंत्रण औसत दुष्ट शिष्य से कहीं बेहतर थे। हालांकि केरेसा की शक्ति अर्धदेवता जैसी थी, दुष्ट शिष्य की गुणवत्ता चेनरुई से कहीं कमतर थी और चेनरुई का हमला अभी रेड स्टार टेरिटरी और विंटर टेरिटरी के साथ मिलकर हुआ था। यह एक स्तर का दमन था जो केरेसा की अंतिम चाल का सीधा मुकाबला करता था। केरेसा की मारक चाल रद्द हो गई। दुष्ट शिष्य बफ की शक्ति गायब हो गई और उसकी आंखें कुछ देर तक देख नहीं पाईं, लेकिन उसने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी। उसने अपने चारों ओर राज्य की शक्ति को संघनित करके कम से कम समय में सुरक्षा का निर्माण कर लिया। वह वास्तव में एक युद्ध प्रशिक्षित अर्धदेव स्तर की शक्ति थी। चेनरुई ने कोई जवाब नहीं दिया। वह इस प्रतिद्वंद्वी की निर्दयता और चालाकी से अच्छी तरह वाकिफ था। साथ ही सारियल ने उन्हें एक शक्तिशाली पुनर्जनन क्षमता दी थी, इसलिए उसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। चेनरुई के हाथों में विनाशकारी सांसें तेज गति से संघनित होने लगीं और उसका दाहिना हाथ लाल रोशनी से चमक उठा। ये सबसे शक्तिशाली सच्चा लाल विलोपन था। सच्चे लाल विलोपन का गहरा अर्थ था शक्ति को एक विशेष तरीके से संपीड़ित करना और फिर उसका विस्फोट करना। यह कोई साधारण शक्ति संपीड़न नहीं था, बल्कि कानून और आस्था की शक्ति का संपीड़न था। संपीड़न के बाद विस्फोटित होने वाली शक्ति को वर्गों से गुना किया जाता था। इस हमले के लिए जरूरी स्टार पावर पोल स्टार स्टॉर्म से कई गुना ज्यादा थी। हालांकि यह कोई बड़े पैमाने पर अंधाधुंध हमला नहीं था, लेकिन निश्चित लक्ष्यों पर इसकी केंद्रित विनाशकारी शक्ति पोल स्टार स्टॉर्म से कहीं ज्यादा थी। चूंकि चेनरुई इस सबसे बड़े जानलेवा हमले की तैयारी कर रहा था, इसलिए जाहिर है कि उसका इरादा एक ही वार में मार डालने का था। ताकतवर लोगों को पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल हो सकता है। फिलहाल टिफ़नी के आसपास का ज्यादातर बैंगनी कोहरा गायब हो चुका था और दरवाज़ा खुलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एनक्विट और वेसिलना भी कभी भी वापस आ सकते हैं, इसलिए उससे पहले केरेसा का जल्द से जल्द निपटारा करना होगा। केरेसा आखिरकार एक अर्धदेवी थी और अर्धदेवी मेडुसा भी। हालांकि उसे अपनी ही अत्यधिक क्रूर निगाह की मार ने बुरी तरह प्रभावित किया था, फिर भी वह जल्दी ही ठीक हो गई। दुष्ट शिष्य का इस्तेमाल कुछ समय के लिए नहीं किया जा सका, लेकिन उसकी दृष्टि लगभग बहाल हो गई थी। इस क्षण उसे अचानक सहज ही एक बड़े खतरे का आभास हुआ, मानो वह दर्जनों अर्धदेव स्तर की भटकती आत्माओं से घिर गई हो, जबकि वह पहले भटकती आत्माओं को फुसला रही थी। नहीं, ये और भी भयानक था। जब तक उसकी संचित शक्ति मुक्त होती रहेगी, मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। केरेसा ने यह स्पष्ट रूप से महसूस किया और उसकी दृढ़ इच्छाशक्ति अब अनायास ही डगमगाने लगी थी। उसकी गति अचानक थोड़ी कमजोर पड़ गई, न केवल इसलिए कि सच्चे लाल विलुप्ति का विनाश नियम स्वयं अत्यंत शक्तिशाली था, बल्कि गति की एक रहस्यमय शक्ति के कारण भी।
लोगों को मारने से पहले उन्हें डराओ। यद्यपि यह कदम ट्रू रेड एक्सटिंक्शन चार्ज करने जैसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन वास्तव में इसका प्रभाव हुआ। चेन रुई ने अचानक अपना सिर घुमाया और बाईं ओर हवा में देखा, जहां एक आकृति पहले ही प्रकट हो चुकी थी। यह इनक्विट था जो अपनी जगह बदल कर आया था। इनक्विट ने आश्चर्य से दोनों तरफ देखा और मेडुसा रूपी केरेसा पर एक नज़र डाली, फिर चेन रुई की तरफ देखा। रैक्कोनेन? नहीं, तुम राइकोनेन नहीं हो। तुम कौन हो? राइकोनेन अभी राज्य स्तर के शुरुआती चरण में ही था। हालांकि इस व्यक्ति का रूप राइकोनेन जैसा था, उसकी शक्तिशाली सांसें अर्धदेव स्तर की थीं, खासकर उसकी दाहिनी भुजा में दौड़ती भयानक सांसें। अर्धदेवता की चरम अवस्था में उसे भी खतरे का आभास हो गया था। ये व्यक्ति राइकोनेन बनकर टीम में छुपकर बैठा था। जरूर इसका कोई छिपा हुआ मकसद होगा। शुक्र है कि उसने इसे उजागर करने की पहल की, वरना अंजाम बहुत बुरा होता। इनक्विट भी एक षड्यंत्रकारी व्यक्ति था। अगर ये दोनों दुश्मन, रैकोनेन और केरेसा, किसी और समय आपस में लड़ रहे होते तो वह जरूर कोई अच्छी योजना बनाकर उसका फायदा उठाता, लेकिन अभी स्थिति बहुत गंभीर थी। पीछे भटकती आत्माओं की सेना कभी भी आ सकती थी और टिफनी का अनुष्ठान पूरा होने वाला था। यही सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। चाहे दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि कुछ भी हो, आगे की समस्याओं से बचने के लिए उन्हें यथाशीघ्र हटाया जाना चाहिए। जैसे ही इनक्विट ने यह सोचा, उसके शरीर से लपटें फूट पड़ीं, उसके शरीर को ढंक लिया और काले और लाल रंग के अर्धकवच का एक समूह बना दिया। जैसे ही विश्वास का कवच प्रकट हुआ, उसकी पूरी गति अचानक आसमान छू गई। लपटें अचानक ठंडी हवा में बदल गईं और आसपास का स्थान हवा से क्रिस्टलीकृत होने लगा। फिर क्रिस्टल तेजी से चेन रुई और केरेसा की ओर फैल गए। एनक्विट की 80% से ज्यादा शक्ति चेन रुई पर केंद्रित थी। राइकोनेन के रूप में प्रस्तुत ये दुश्मन एनक्विट के लिए सबसे बड़ा खतरा था। यहाँ तक कि केरेसा, जिसने वेसिलना और उसे धोखे से खतरे में डाला था, भी इस व्यक्ति के हाथों भारी नुकसान झेलता दिख रहा था, इसलिए उसे ही सबसे पहले निशाना बनाया जाना चाहिए। चेन रुई को प्रतिद्वंद्वी की हत्या की मंशा साफ तौर पर समझ आ गई थी। इस समय ट्रू रेड एक्सटिंक्शन का कानून संपीड़न चरम पर था। पल भर में वह जोर से चिल्लाया और अपने हाथों की शक्ति को मुक्त कर दिया। उसने केरेसा को छोड़ दिया और उसे एनक्विट पर फेंक दिया। केरेसा की दृष्टि लगभग वापस आ गई थी। उसने देखा कि एक लाल रोशनी उसके शरीर के पास से गुजरकर एनक्विट की ओर उड़ी। रोशनी ज्यादा तेज नहीं थी, उसमें कोई अद्भुत गति नहीं थी और उसकी गति भी तेज नहीं थी। यह एक साधारण हमला लग रहा था, लेकिन केरेसा की सांप जैसी पुतलियां साफ देख पा रही थीं कि वहां एक दुनिया थी जो रोशनी में लगातार विनाश की ओर बढ़ रही थी। आतंक के एहसास से केरेसा सिहर उठी और अचानक उसके शरीर में झुंझुनी सी होने लगी, मानो अनगिनत नुकीली सुइयां उसे चुभ रही हों। जब उसने अपना ध्यान केंद्रित किया तो उसने महसूस किया कि उसके कवच पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। उच्च शुद्धता वाली विनाशकारी शक्ति के निशान उसके शरीर में घुस गए हैं। ये तो बस बची हुई शक्ति थी जो गुजर गई। इनक्विट हमला करना चाहता था, लेकिन अचानक उसे बेहद खतरे का संकेत मिला। उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। ये खतरा पहले वाले बॉडी बम्प से भी ज्यादा खतरनाक था। उसने निर्णायक रूप से आक्रमण शक्ति को रक्षात्मक शक्ति में बदल दिया। अगले ही पल उसे लाल बत्ती दिखाई दी। वह कोई लाल बत्ती नहीं थी, बल्कि एक भारी विनाश था। इनक्विट ने अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके एक बंद मुद्रा बना ली। उसके शरीर के चारों ओर का स्थान अचानक एक विशाल क्रिस्टल बॉल में बदल गया। उस क्रिस्टल बॉल ने अनगिनत क्रॉसिंग बर्फ के क्रिस्टल फैलाकर एक विशाल ढाल बना दी। यह उसका सबसे मजबूत रक्षात्मक कौशल था। इस विशाल ढाल के सामने जादुई और शारीरिक दोनों ही हमले विफल हो जाते थे। हालांकि लाल प्रकाश इस तरह से सीधे प्रवेश करता था, जहां भी वह गुजरता था सभी बाधाएं वाष्पित होकर गायब हो जाती थीं। इनक्विट के चेहरे पर अविश्वसनीय भाव थे और अब वह लाल बत्ती की विनाशकारी सांसों में फंस चुका था। हिलना तो दूर, साधारण टेलीपोर्टेशन भी संभव नहीं था। ये तो बस अपरिहार्य था। दहाड़ में इनक्विट का शरीर अचानक दोगुना हो गया। राज्य की आस्था और जीवन शक्ति चरम पर पहुंच गई। बर्फीले राज्य में अनगिनत ठोस और तीखे बर्फ के क्रिस्टल खुले हुए नुकीले दांतों की तरह अपनी पूरी ताकत से लाल रोशनी का सामना कर रहे थे। लाल रोशनी बर्फ के क्रिस्टल साम्राज्य में निरंतर गति से भेदती रही। केरेसा ने देखा कि विशाल बर्फ का गोला, जो तेज ठंडी हवा छोड़ रहा था, कांप उठा, फिर तेजी से अनगिनत बजरी जैसे पदार्थों में ढह गया। ये ढहना लगभग 1000 किलोमीटर तक जारी रहा। पता चला कि इनक्विट का शरीर दूर धकेल दिया गया था। इनक्विट के सामने, उसके शरीर से 1 मीटर से भी कम दूरी पर, एक लाल बत्ती अभी भी चमक रही थी, लेकिन उसकी रोशनी काफी कम हो गई थी। आखिरकार उसने एक जोरदार जोर से उस भयावह लाल बत्ती को पूरी तरह से क्रिस्टलीकृत कर दिया और उसे अपने हाथ में दबा लिया। जब लाल बत्ती क्रिस्टल ब्लॉक में बदल गई तो एनक्विट के ऊपरी शरीर पर विश्वास का कवच पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और उसकी उन्नत अवस्था धीरे धीरे अपनी मूल अवस्था में लौट आई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी सांस फूलने लगी और उसके हाथ अनायास ही कांपने लगे।
उसे लगा कि भटकती आत्माओं का सामना करने से उसे जो आंतरिक घाव लगे थे वे 2 गुने से भी ज्यादा हो गए हैं। वह पूरी तरह से भयभीत लग रहा था। इस प्रहार की शक्ति वाकई बहुत भयानक है। मुझ जैसे देवता की चरम अवस्था को भी इसका प्रतिरोध करने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ी। अगर मैंने अभी जरा सी भी गलती की, अगर इस तरह का एक और झटका लगा तो। एनक्विट ने चेन रूई को ऐसे देखा जैसे वो कोई बड़ा दुश्मन हो, बिना किसी कमजोरी या ढिलाई के। केरेसा और भी ज्यादा डर गई। अगर अभी मैं होती तो मैं उस राज्य की बर्फ की गेंद की तरह नष्ट हो जाती। मेडुसा ने अपनी आंखें घुमाईं। चलो उसे मारने के लिए टीम बनाते हैं। एनक्विट भावुक हो गया जब वह धीरे धीरे पास आ रहा था। इस ड्रैकोनिन की ताकत बहुत भयानक है और उसे सबसे बड़ा खतरा कहा जा सकता है। मौजूदा हालात में उस औरत के साथ मिलकर काम करना ही समझदारी होगी। चेन रूई ने एनक्विट को ठंडेपन से देखा। दरअसल अभी अभी हुए ट्रू रेड एक्सटिंक्शन हमले में सामान्य प्रशिक्षण के मुकाबले ज्यादा शक्ति खर्च हुई। ऐसा लग रहा था कि प्रतिद्वंद्वी जितना मजबूत होता उतनी ही ज्यादा स्टार पावर और कानूनी शक्ति इस चाल में समा जाती। हालांकि इस चाल से डेमी गॉड पावरहाउस के चरम चरण को काफी नुकसान हुआ, लेकिन उसकी 80% शक्ति भी खत्म हो गई। यदि एनक्विट इस समय जवाबी हमला करता है तो मुझे डर है कि इसका विरोध करना मुश्किल होगा। साथ ही एक शातिर और चालाक मेडुसा मुझे घूर रहा है। सबसे जरूरी बात अब दरवाज़ा खोलने का आखिरी पल है। मुझे भागना नहीं है। चेन रूई का मन बदल गया और उसे पहले से ही एक विचार सूझ गया था। उसने ठंडी सांस ली और अपना हाथ, जिसमें कुछ था, एनक्विट की ओर बढ़ाया। यह एक सांप पैटर्न बिल्ला था। एनक्विट हैरान था और चेन रूई ने पहले ही उदासीनता से पूछा था, क्या आप अभी भी मुझे मारने के लिए उसके साथ सेना में शामिल होना चाहते हैं? तो आप सर शैतान के विश्वासपात्र हैं। एनक्विट ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, अभी अभी। अगर तुमने अभी मुझे मारने की कोशिश नहीं की तो मैं तुम पर हमला करने की पहल नहीं करूंगा। चेन रूई ने केरेसा की ओर देखा। अब समय कम हो रहा है। पहले इस चालाक औरत को मार डालो ताकि मिस टिफनी के दरवाज़ा खोलने के समय पर इसका असर न पड़े। ठीक है। एनक्विट की जानलेवा आभा बढ़ गई और उसके चारों ओर बर्फ के क्रिस्टल फिर से संघनित होने लगे और केरेसा पर लॉक हो गए। दरअसल अगर चेन रूई ने अपनी भयानक ताकत न दिखाई होती जिससे एनक्विट के मन में डर बना रहता, तो भले ही वह अपने टीममेट्स की पहचान साबित कर देता, एनक्विट शायद उसे कबूल नहीं करता। वह उसे मार भी सकता था। इस दुनिया में मुट्ठी सबसे बड़ा सत्य था। केरेसा ने शुरू में सोचा था कि चेन रूई का सीरियल से कोई रिश्ता है, इसलिए वह अंदर से कुछ फायदा उठाने से पहले एनक्विट का इस्तेमाल करके उसे हराना चाहती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चेन रूई शैतान टीम का टोकन ही खत्म कर देगा। वह बेहद खतरनाक स्थिति में फंसकर खुद को डरा हुआ महसूस कर रही थी। मैं उनमें से किसी एक का भी प्रतिद्वंद्वी नहीं हूं, दो का तो बिल्कुल नहीं। केरेसा की प्रतिक्रिया बेहद तेज थी। वह तुरंत टिफनी की ओर दौड़ी, बंधक को पकड़ने के लिए। चेन रूई और एनक्विट ने उसकी कोशिश को भांप लिया और वे उसे रोकने ही वाले थे कि तभी टिफनी के हाथ ने हवा में एक बिंदु को छुआ। वह बिंदु अचानक चमक उठा और उसके चारों ओर की विशाल और प्राचीन शक्ति अचानक 10 गुना 100 गुना बढ़ गई। शक्तिशाली और शुद्ध जीवन शक्ति तेजी से विकीर्ण हुई। केरेसा, चेन रूई, एनक्विट या लेस्ली जो भी दूरी पर थे वे सभी उस तेज भूकंप से उड़ गए। चेन रूई और बाकी दोनों सैकड़ों मीटर की दूरी पर मुश्किल से अपना शरीर स्थिर कर पा रहे थे और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेस्ली 2 किलोमीटर दूर जा गिरी थी। प्रतीक शक्ति के बढ़ने के साथ यह स्थिति अभी भी पीछे की ओर बढ़ रही थी। कानून की शक्ति की बैंगनी धुंध को देखते हुए यह अंतिम प्रतीक होना चाहिए और सबसे शक्तिशाली भी। तभी पीछे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। चेन रूई और बाकी लोगों को कुछ महसूस हुआ और वे अचानक पीछे मुड़े। सामने का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। एक अंतहीन भटकता आत्मा सागर। भटकती आत्माएं प्रतीक से निकलने वाली शक्तिशाली जीवन शक्ति से आकर्षित होकर उन्मत्तता से उसकी ओर दौड़ती हुई प्रतीत हो रही थीं। सबसे नज़दीकी लेस्ली पहले से ही भटकती आत्माओं से घिरी हुई थी। पलक झपकते ही वह बिना किसी निशान के डूब गई। अध्याय 896 खुला। पहले इन भटकती आत्माओं को रोको, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। केरेसा चिल्लाए। केरेसा सही थी। टिफनी उनके पीछे थी। अब दरवाज़ा खोलने का आखिरी पल था। अगर चाबी भटकती आत्माओं के हाथ लग गई और दरवाज़ा नहीं खुला तो न तो शैतान टीम और न ही सारी टीम अपना मिशन पूरा कर पाएगी और बस मौत ही उनका इंतजार कर रही होगी। इस स्थिति में चेन रूई, एनक्विट और केरेसा सभी ने अस्थायी रूप से अपनी पिछली शिकायतों को छोड़ दिया, 3 दिशाओं में विभाजित हो गए और भटकती आत्माओं को रोकने के लिए सेना में शामिल हो गए। वे केवल प्रतिरोध कर सकते थे, भाग नहीं सकते थे। एनक्विट के आगे बर्फ और हिम की दुनिया का प्रक्षेपण और भी स्पष्ट होता गया। उसका टूटा हुआ विश्वास का कवच वास्तव में फिर से सघन हो गया था, लेकिन इस बार केवल कंधे का कवच और कवच ही सघन थे, इसलिए शक्तिवर्धक काफी कम हो गया था। आखिरकार ट्रू रेड एक्सटिंक्शन का विरोध करने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
एनक्विड की बर्फीली शक्ति भटकती आत्माओं पर ज्यादा लगाम नहीं लगा पा रही थी। वह तो बस अपनी शुद्ध शक्ति से उन्हें दबा रहा था। हालांकि बर्फ के क्रिस्टलों की रक्षात्मक शक्ति बहुत अच्छी थी, जो बाधाओं की एक श्रृंखला बनाकर आगे चल रही अर्धदेव भटकती आत्माओं को रोक रही थी। केरेसा में दुष्ट शिष्य की प्रतिक्षेप शक्ति मूलतः दबा दी गई थी। उसकी प्रतिभा शक्ति अत्यंत प्रबल थी, खासकर अब जब वह मेडुसा रूप में थी, तो वह पत्थरीकरण की शक्ति का पूरा प्रयोग कर सकती थी और उसकी मारक क्षमता एनक्विड से कहीं अधिक थी। भटकती आत्माएं जहां भी देखतीं वहीं जम जातीं। अर्धदेव स्तर की भटकती आत्माएं भी कोई अपवाद नहीं थीं, लेकिन पत्थरीकरण की गति बहुत धीमी थी। इसके अलावा अगर वे जमने के बाद बिखर भी जातीं तो भी वे पुनः संघनित हो जातीं। राज्य और दानव अधिपति स्तरों की भटकती आत्माएं अलग अलग थीं। राज्य स्तर का 1 या 2 बार पुनर्जन्म हो सकता था, जबकि दानव अधिपति स्तर को सीधे धूल में बदलकर नष्ट कर दिया जाता था। हालांकि दानव अधिपति स्तर बाहरी सामान्य दुनिया के सबसे ऊंचे स्तर का था, फिर भी वह यहाँ पिरामिड का सबसे निचला स्तर था, मानो तोप का गोला हो जिसे कभी भी नष्ट किया जा सकता था। चेनरुई पहले से ही क्रोध राजा कवच और गिरी हुई परी की तलवार से सुसज्जित था। ध्रुव तारा परिवर्तन का कवच ऊर्जा रूप में था, जिसे असली कवच के साथ जोड़ा जा सकता था, और यह बाहर से भी एक तारा कवच जैसा दिखता था। क्रोध राजा कवच की शक्ति वर्तमान लाल तारा कवच में समाहित थी, इसलिए भटकती आत्माओं के आध्यात्मिक शरण की कोई चिंता नहीं थी। गिरती हुई परी की तलवार ज्वार की लहर जैसी विशाल तलवार क्यूई की परतें बनाकर आने वाली भटकती आत्माओं की ओर वार कर रही थी। भटकती आत्माओं के साथ उसका युद्ध का अनुभव काफी समृद्ध था। भटकती आत्माएं अतिव्यापी विशाल तलवार क्यूई और कोमल जल तरंग के नीचे फट गईं और नष्ट हो गईं। तीनों के हमलों ने जबरदस्त ताकत दिखाई थी, लेकिन फिर भी वे भटकते हुए आत्माओं के सागर को रोक नहीं पाए। सामान्य परिस्थितियों में यह मारक क्षमता भटकती हुई आत्माओं की नफरत और क्रोध को प्रभावी ढंग से आकर्षित करने में सक्षम होनी चाहिए थी, लेकिन वर्तमान भटकते हुए आत्माओं के सागर ने वास्तव में तीनों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वे सभी टिफिनी की दिशा में बेतहाशा दौड़ पड़े। एनक्विड का बर्फ क्रिस्टल अवरोध 1 मिनट से भी कम समय तक टिका रहा, उसके बाद वह पूरी तरह से ढह गया। हालांकि केरेसा का पत्थर का साम्राज्य बेहद प्रभावशाली था, लेकिन अनंत भटकती आत्माओं के कारण वह पूरी तरह से पत्थर नहीं बन सका। असाधारण शक्ति वाली शक्तिशाली भटकती आत्माओं ने बाहरी पत्थर की परत को भी चकनाचूर कर दिया और लगातार हमला करती रहीं। चेनरुई की तरफ स्थिति और भी खराब थी। घने भटकते हुए आत्माओं के सागर का सामना करते हुए हालांकि ओवरलैपिंग स्वॉर्ड क्यूई का नुकसान ज्यादा था, फिर भी वह लगातार आ रहे दुश्मनों को रोक नहीं पा रही थी। जो भटकती आत्माएं साफ हो गईं, वे तुरंत भर गईं। यहां तक कि सबसे प्रभावी रिपल स्वॉर्ड क्यूई भी लगभग बेकार थी। ये सच था कि रिपल स्वॉर्ड क्यूई थोड़े से प्रयास से बड़ी शक्ति को खत्म कर सकती थी, लेकिन जब मात्रा लाखों के अस्वीकार्य स्तर तक पहुंच गई तो ये स्वाभाविक रूप से अपर्याप्त थी। जिन भटकती आत्माओं को खत्म किया गया था उनमें से कई ने कानून के टुकड़े बना लिए थे, लेकिन तीनों में से किसी ने भी उन्हें इकट्ठा करने की हिम्मत नहीं की। वे पीछे हटते हुए हमला कर रहे थे, क्योंकि वे भटकती आत्माओं के समुद्र की अशांत लहरों को केवल धीमा ही कर सकते थे। वे टिफिनी से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थे। टिफिनी का प्रतीक आधे से ज्यादा पूरा हो चुका था और उत्पन्न प्रतिकर्षण बल धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था, लेकिन जीवन की सांसें तेज होती जा रही थीं, जिससे भटकती आत्माएं और भी ज्यादा हिंसक हो रही थीं। चेनरुई और अन्य 2 पर दबाव कई गुना बढ़ गया था। भटकती आत्मा सागर और टिफिनी के बीच की दूरी जल्दी ही कम हो गई। 900 मीटर, 800 मीटर, पलक झपकते ही यह पहले से ही 500 मीटर से कम हो गई थी। दहाड़। चेनरुई और केरेसा ने एक साथ जोरदार दहाड़ सुनी। पल भर में दहाड़ की ताकत से उनकी लगभग सारी इंद्रियां बेकार हो गईं। एनक्विड ने उस विशाल राक्षस का युद्ध रूप धारण कर लिया था और उसका सिर अचानक दुगुना हो गया, जिससे वह विशेष रूप से क्रूर दिखाई देने लगा। उसका राज्य बर्फ और हिम की दुनिया से बदलकर एक विशाल बर्फ के क्रिस्टल जैसे सिर में बदल गया, जो अभी अभी दहाड़ रहा था। इस गर्जना में भयानक आस्था शक्ति समाहित थी। अंतरिक्ष में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं, मानो अनगिनत बम एक साथ फट गए हों। सामने भटकती आत्माओं के सागर की लहरों में अचानक एक बड़ा सा अंतराल खुल गया और उस सीमा के भीतर की सभी भटकती आत्माएं बिखर कर नष्ट हो गईं। ये गर्जना कुछ देर तक जारी रही और अंतराल बढ़ता ही गया। अंतराल के किनारे पर मौजूद भटकती आत्माओं की लहरें पीछे हट गईं। एनक्विड की सबसे शक्तिशाली मारक चाल स्प्लिट गॉड्स रोअर। अर्धदेवता की चरम अवस्था में एनक्विड ने आखिरकार अपनी महान शक्ति का प्रदर्शन किया। बेशक वह ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन मौजूदा हालात में अब छिपना कोई विकल्प नहीं था। जैसे जैसे दहाड़ धीरे धीरे कमजोर होती गई, एनक्विड की सांसें भी तेजी से कमजोर होती गईं। केरेसा के चारों ओर अनगिनत आड़ी तिरछी काली रेखाएं थीं, जो उस जगह को अनगिनत पहलुओं में बांट रही थीं। ये काले रेशम उसके बाल थे, या यूं कहें कि अनगिनत जहरीले सांप। अर्धदेवता स्तर के सभी राज्य वास्तविक प्रक्षेपण थे।
एनक्विड का राज्य बर्फ और हिम का देश था, जबकि केरेसा का राज्य वास्तव में मेडुसा के सांप के बाल थे। सांपों से बटी छोटी छोटी जगहों में भयानक जहर भरे थे। बदकिस्मती से इन जहरों का भटकती आत्माओं पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उस छोटी सी जगह के बाहरी आवरण की ताकत सिर्फ इतनी ही नहीं थी। सारी आत्माएं अंदर ही समा गईं। भटकती आत्माओं की संख्या बहुत ज्यादा थी और वे अंतरिक्षीय मुखाग्र तेजी से फूल गए। केरेसा की आंखें चमक उठीं और अंतरिक्षीय मुखाग्र फटकर खुल गए। इतने सारे मुखाग्रों का एक साथ फटना कोई साधारण बात नहीं थी, बल्कि एक खास अध्यारोपण विधि से कई बार फटा। इस तरफ भटकती आत्माओं का सागर मानो दो अमूर्त विशाल हाथों से फट गया हो। केरेसा की सबसे शक्तिशाली शक्ति पत्थरीकरण नहीं, बल्कि विस्फोटक शक्ति थी। इस तरह की शक्ति ने उसे एक बार वैसिलना के जाल से निकलने में मदद की थी, लेकिन फिर वापस आकर उसने वैसिलना को धोखा देने के लिए जाल बिछा दिया। अब इस विकट परिस्थिति का सामना करते हुए उसने आखिरकार अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चेनरुई की टीम भी संघर्ष कर रही थी। इस दूरी पर पोल स्टार स्टॉर्म निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। एकमात्र बड़ी चाल स्कॉर्चिंग ड्रैगन रोअर थी। हालांकि इसे सक्रिय करने से ठीक पहले उसे एक विचार आया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सांप पैटर्न बैच को कुचल दिया। थोड़ी देर बाद सामने की जगह में एक अनियमित छेद दिखाई दिया और दृष्टि में एक आकृति प्रकट हुई। यह एक साधारण सा दिखने वाला युवक था, लेकिन उसमें से संसार के साथ एकाकार होने का भाव झलक रहा था। हालांकि उसमें से केवल अर्धदेव स्तर की सांसें ही झलक रही थीं, लेकिन इस प्रकार की धारणा अर्धदेव की चरम अवस्था एनक्विड की पहुंच से भी परे थी। शैतान, सबसे शक्तिशाली छद्म देवताओं में से एक। सटीक रूप से कहें तो यह एक अर्धदेव स्तर का अवतार था। अवतार प्रकट होते ही वह भटकती आत्माओं के घेरे में आ गया। उसने कोई उपाय नहीं किया, फिर भी उसके आसपास भटकती आत्माएं रुक गईं। समय की शक्ति। चेनरुई को उस परिचित कानूनी शक्ति का साफ एहसास हुआ और वह चौंक गया। शैतान के पास भी मेरे जैसा ही विशेष समय नियम है। शैतान के हाथ के एक झटके से भटकती आत्माएं एक के बाद एक पीछे हट गईं। चेनरुई साफ देख सकती थी कि यह पीछे हटना दूर नहीं धकेला जा रहा था, बल्कि समय का उल्टा प्रवाह था। पीछे हटते हुए भटकती आत्माएं तेजी से कमजोर और दुबली हो गईं। जब तक वे मूल अवस्था में वापस लौटी, तब तक उनका पूरी तरह से विनाश हो चुका था। पता चला कि समय के नियम का इस्तेमाल ऐसे भी किया जा सकता है। चेनरुई उत्साहित था। उसका मौजूदा समय का नियम विराम तक सीमित था। प्रवाह दर को बदलना लगभग नामुमकिन था। शैतान की तरह समय को उल्टना तो दूर की बात थी, इससे जानलेवा नुकसान भी हो सकता था। शैतान के चारों ओर के घेरे में भटकती सभी आत्माएं इस प्रहार से नष्ट हो गईं। शैतान ने बाकी दो दिशाओं में एनक्विड और केरेसा की ओर देखा, फिर उसने टिफिनी की ओर देखा जिसने आखिरी चिन्ह बनाया था। उसकी आंखों में संदेह की एक झलक उभरी। अवतार के प्रकट होने से ठीक पहले जब जगह विभाजित हुई, चेनरुई ने चुपके को सक्रिय कर दिया था और टिफिनी के पास छिप गया था। शैतान का अवतार केवल डेमी गॉड की ताकत थी। सुपर सिस्टम का चुपके बेहद अद्भुत था। विशेष रूप से चेनरुई अभी भी ध्रुव तारा परिवर्तन की स्थिति में था, इसलिए हालांकि शैतान को पहले से ही कुछ अजीबता महसूस हुई थी, फिर भी वह चेनरुई का पता नहीं लगा सका। जिस बिल्ला ने मुझे बुलाया है वह होना चाहिए। शैतान को कुछ याद आया और उसने भौहें चढ़ाईं। क्या वह व्यक्ति भी यहाँ हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि मरने से पहले? शैतान के ज्यादा देर सोचने का इंतजार किए बिना भटकती आत्माओं का सागर फिर से पास आ गया। शैतान ने घुरघुराहट की और हाथ हिलाए। उसके सामने अनगिनत छोटी छोटी लहरें उठीं। ये लहरें सामान्य लग रही थीं, लेकिन तेज गति और शक्तिशाली आघात के साथ आगे बढ़ती भटकती आत्माएं बिखरकर चूर्ण चूर्ण हो गईं। जब चेनरुई ने यह दृश्य देखा तो उसके मन में अचानक पिछले जन्मों की विज्ञान कथा फिल्मों में दिखाए गए उच्च आवृत्ति वाले हथियारों की अवधारणा उभर आई। शैतान का साधन बिल्कुल उसी उच्च आवृत्ति वाले आघात का गहरा अर्थ है। यहाँ तक कि पिछले समय का नियम भी शैतान की असली शक्ति का एक छोटा सा अंश ही होना चाहिए। हालांकि एनक्विड यह नहीं देख पा रहा था कि चेनरुई की तरफ क्या हुआ था। उसने शैतान के आगमन को भांप लिया और ज्यादा सतर्क दिखाई दिया। केरेसा ने भी कुछ हद तक इसका अंदाजा लगा लिया था और बेचैनी महसूस कर रही थी। हालांकि शैतान शक्तिशाली था, आखिरकार एक अर्धदेव अवतार था, फिर भी भटकती आत्माओं के इस सागर को पूरी तरह से खत्म करना असंभव था। इसके अलावा भटकती आत्माओं की एक सतत धारा जीवन की सांस से आकर्षित होकर दूर दूर से आती रहती थी। अर्धदेव तो क्या, एक छद्म देव भी इस घेरे में आ सकता था। शैतान ने टिफिनी की तरफ देखा और अपना हाथ बढ़ाया। एक शक्तिशाली और शुद्ध शक्ति उस पर टूट पड़ी। ये प्रहार टिफिनी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी मदद के लिए था। टिफिनी की काली सफ़ेद आंखें खिल उठीं। प्रतीकों को बनाने की गति अचानक तेज हो गई और जीवन की सांसों की एकाग्रता भी दोगुनी हो गई। इस बदलाव ने भटकती आत्माओं के समूह को तुरंत झकझोर दिया। यहाँ तक कि शैतान भी भयानक दबाव में पीछे हटने लगा। एनक्विड और केरेसा के लिए विरोध करना और भी मुश्किल हो गया।
उन दो दिशाओं से टूटकर आई भटकती आत्माओं का समूह टिफ़नी से 50 मीटर से भी कम दूरी पर था। चेन रूई अचंभित रह गया। जैसे ही वह भटकती आत्माओं का विरोध करने के लिए आगे बढ़ने वाला था, टिफ़नी की हरकतें अचानक रुक गईं। बैंगनी धुंध का समूह पूरी तरह से गायब हो गया था, अंतिम प्रतीक पूरा हो गया था। अंतरिक्ष में एक दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंतिम गंतव्य अराजकता क्षेत्र का द्वार अंततः खुल गया। टीएल, उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत संघर्ष किया है, अगले क्षेत्र में उन्हें क्या सामना करना पड़ेगा। अध्याय 897 रहस्यमय लाश। जैसे ही दरवाजा खुला तो भटकती हुई आत्माएं तेजी से वहां पहुंची और ऐसे भाग गईं जैसे उन्हें सबसे भयानक चीज का आभास हो गया हो। पलक झपकते ही भटकती आत्माओं का पूरा समुद्र ज्वार की तरह पीछे हट गया। चेन रूई इस घटना से अचंभित रह गया। भटकती आत्माएं, जो मौत से लड़ने को तैयार थीं, अब डरकर भाग गईं। इसके तुरंत बाद चेन रूई को टिफ़नी द्वारा खोले गए दरवाजे से एक अजीब सी सांस आती हुई महसूस हुई। ये सांस तेजी से नहीं फैली, लेकिन जब चेन रूई ने बचना चाहा तो उसने पाया कि वह पहले ही उसमें ढंक चुका था। ये प्राचीन और रहस्यमयी शक्ति कानून से ऊपर लग रही थी। एक पल में चेन रूई के मन में अनंतकाल, अमरता, अविनाशिता आदि सभी प्रकार के विचार एक साथ उभर आए। वह चुपके से की अवस्था को बनाए रखने में असमर्थ था और उसने स्वयं को प्रकट कर दिया। जैसे ही उसने अपना रूप दिखाया, उसे अचानक अपनी पीठ पर दो धारदार चीख गिरती हुई महसूस हुई। जब वह मुड़ा तो उसकी नज़र शैतान से मिली। शैतान की आंखों में हैरानी के भाव थे और बर्फ जैसी ठंडी हत्या की नीयत भी। हाँ, ये इंसान ही है। तब तो वो सिर्फ एक दानव अधिपति चींटी था, लेकिन अब वो एक अर्ध देवता के स्तर तक पहुंच गया है और अब वो मेरी नज़रों के सामने छिपने का गुप्त हुनर भी जगा सकता है। एक छद्म देवता अवतार। मैंने अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया है। ये सबसे गंभीर मुद्दा नहीं था। उन महाशक्तियों के अलावा जिन्हें शैतान ने खुद टिफ़नी की मदद के लिए भेजा था, केवल एक ही प्रकार का व्यक्ति उस भयानक तैरते हुए देश में प्रवेश कर सकता था, और वह था उसका पुराना दुश्मन सारियल। अगले ही पल रहस्यमयी प्राचीन सांस अचानक बदल गई। चेन रूई को बस एक अदम्य खिंचाव महसूस हुआ और दरवाज़ा उसे अंदर खींच ले गया। जो लोग इसमें फंस गए थे वे थे टिफ़नी, केरेसा, एनक्विट तथा अनगिनत भटकती आत्माएं, जिनके पास भागने का समय नहीं था। एकमात्र अपवाद शैतान था। चेन रूई के गायब होते चेहरे को देखते हुए उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव लिए अवतार की आंखें धुंधली होती जा रही थीं। उसकी नज़र मानो भस्मक में प्रवेश करती किसी लाश पर टिकी हो। जल्द ही एक धमाके के साथ अवतार शून्य में बदल गया। रहस्यमयी दरवाज़ा बस थोड़ा सा खुला। उन्हें और भटकती आत्माओं के एक बड़े समूह को अपने अंदर समेटने के बाद वह धीरे धीरे फिर से बंद हो गया और फिर हवा में ऐसे गायब हो गया जैसे अभी कुछ हुआ ही न हो। सिर्फ दूर भागती हुई भटकती आत्माएं ही देख पा रही थीं कि अभी क्या हुआ था। चेन रूई को दरवाजे में निगल जाने के बाद आसपास का नज़ारा देखने से पहले ही उसने महसूस किया कि उसका शरीर और आत्मा एक साथ कांप रहे हैं। सारी शक्ति, खासकर जीवन शक्ति और आस्था, तेजी से बहने लगी। यहाँ तक कि उसके शरीर पर लगा सितारा कवच भी धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। चेन रूई अचंभित रह गया। उसने अपनी पूरी ताकत से राज्य शक्ति का इस्तेमाल करके उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह विरोध नहीं कर सका। स्टार कवच, जिसमें क्रोध राजा कवच भी शामिल था, जिसे सबसे मजबूत कवच माना जाता था, इस अजीबोगरीब भक्षण शक्ति के सामने बेकार था। जैसे ही चेन रूई के विचार गतिमान हुए, उसे अवतार शूरा की याद आ गई और वह उसमें विलीन हो गया। उसने ध्रुव तारा परिवर्तन की शक्ति को हटा दिया और तारा कवच तेजी से गायब हो गया। उसी समय उसके बगल में एक धुंधला सा ब्लैक होल प्रकट हुआ। ब्लैक होल की भक्षक शक्ति और अंतरिक्ष में भक्षक बल एक दूसरे का प्रतिकार कर रहे थे। हालांकि शूरा के साथ मिलकर ब्लैक होल को फेंकने पर भी यह उस अजीबोगरीब चूषण को पूरी तरह से कम नहीं कर सका। ये पहले की तुलना में बहुत धीमा हो गया। चेन रूई को आखिरकार सांस लेने का मौका मिला। वह शांत हुआ और चुपके से महामंडल का संचालन करने लगा। महामंडल में मौजूद सौरमंडल की आस्था शक्ति और जीवन शक्ति को अपने शरीर में समाहित कर लिया। यह उसकी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के बराबर था। एक विशाल सौरमंडल की आस्था शक्ति और जीवन शक्ति अत्यंत अद्भुत थी। भले ही उसका कुछ भाग नष्ट हो गया हो, फिर भी वह शीघ्र ही पुनः प्राप्त हो जाती थी, इसलिए वास्तविक उपभोग बहुत अधिक नहीं था। चेन रूई ने भक्षण शक्ति के साथ शीघ्रता से अनुकूलन कर लिया और वह आसपास के वातावरण को स्पष्ट रूप से देख सकता था। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अराजकता और अस्पष्टता से भरा हुआ था, लेकिन उसकी विनाशकारी शक्ति के कारण शरीर अनायास ही आगे बढ़ रहा था, मानो किसी चीज से आकर्षित हो रहा हो। उसका विरोध करने का कोई उपाय नहीं था। पीछे से एक तेज चीख सुनाई दी। दरअसल केरेसा का शरीर गिरने लगा था। इनक्विट की हालत भी ज्यादा बेहतर नहीं थी। हालांकि वह अर्ध देवता की चरम अवस्था में था, जहां उसकी राज्य और जीवन शक्ति केरेसा से कहीं बेहतर थी, फिर भी वह इस तीव्र क्षय को सहन नहीं कर सका। उसके शरीर पर विश्वास का कवच बहुत पहले ही गायब हो चुका था। जल्द ही वह केरेसा के पदचिन्हों पर चलने लगा।
सिर्फ केरेसा और एनक्विट ही नहीं, बल्कि भटकती आत्माएं भी। जैसे जैसे उन्हें आगे की ओर खींचा गया, वे तेजी से फीकी और धुंधली होती गईं। ये सच्चा विनाश था, यहाँ तक कि कानून के अंश भी संघनित नहीं हो सके और उनका पुनर्जन्म नहीं हो सका। चेन रुई के अलावा केवल एक ही व्यक्ति था जो इस भयानक वातावरण में शांत रह सकता था, और वह थी टिफ़नी। टिफ़नी की त्वचा हल्की सी चमक रही थी। हालांकि उसकी जीवन शक्ति भी बह रही थी, फिर भी वह पूरी तरह तैयार लग रही थी। उसके शरीर में कोई असामान्यता नहीं थी। चेन रुई देख सकता था कि यह टिफ़नी की अपनी शक्ति नहीं, बल्कि किसी विशेष वस्तु की भूमिका थी। वस्तु में गुप्त विधि का उपयोग करके बहुत सारी आस्था शक्ति और जीवन शक्ति संचित की जानी चाहिए ताकि टिफ़नी प्रभावित न हो। हालांकि इस वस्तु की शक्ति सीमित थी। एक बार यह खत्म हो जाए तो टिफ़नी का जीवन भी सूख जाएगा। टिफ़नी के दरवाज़ा खोलने के बाद वह उस बेहोशी की हालत से उबर चुकी थी। उसने चेन रुई की नज़रें देखीं और उसकी तरफ देखा। हालांकि उसे थोड़ी हैरानी हुई कि उसमें कोई असामान्यता नहीं थी, फिर भी उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 10 मिनट से भी कम समय में केरेसा की जीवन शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई और वह अंततः राख में बदल गई और गायब हो गई। हालांकि उसकी साजिशें गहरी थीं, फिर भी वह अपार शक्ति के सामने टिक नहीं पाए। अगला जो नष्ट हुआ वह था एनक्विट। इस समय बाकी अर्धदेव स्तर की भटकती आत्माएं भी गायब हो चुकी थीं, केवल टिफ़नी और चेन रुई ही उस विशाल अंतरिक्ष में रह गए थे। वे उस अजीब चूषण शक्ति के प्रभाव में आगे की ओर उड़ते रहे। 2 घंटे और बीत गए। टिफ़नी ने फिर पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि चेन रुई अभी भी सुरक्षित था। आखिरकार उसने आश्चर्य से देखा, चांदी का डिब्बा पाने वाला प्रतिद्वंद्वी यही होना चाहिए, और उसके पास भी मेरी तरह कोई खास वस्तु है, लेकिन मेरी वस्तु शिक्षक शैतान ने बड़ी मेहनत से बनाई है। इसकी शक्ति निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी की शक्ति से कहीं बेहतर है। जब तक प्रतिद्वंद्वी की वस्तु शक्ति समाप्त नहीं हो जाती, वह मर जाएगा। चेन रुई को टिफ़नी के मन की बात समझ नहीं आई। उसने अभी अभी स्टार गेट को सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन उसे एक अप्रत्याशित संकेत मिला, कंट्रोलर की ताकत एस लेवल स्पेस सील और उससे ऊपर जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। एस स्तर अंतरिक्ष। जब मैं मानव जगत से गुजर रहा था तो मुझे इसे इस स्तर का स्थान बताया गया। हालांकि मुझे इस पदानुक्रम स्तर की बारीकियां समझ में नहीं आती, लेकिन यह निश्चित है कि एस स्तर और उससे ऊपर का यह अराजकता क्षेत्र मानव जगत और दानव क्षेत्र से कहीं बेहतर है। अभी अभी उस भयानक तैरती हुई जमीन पर भी उसने तारा बिंदु सेट करके स्टार गेट चालू करने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा पार करने के बाद भी वह चालू नहीं हो पाया। ऐसा लग रहा था कि अगर उसे यहाँ से जाना है तो उसे कोई और रास्ता ही सूझ रहा होगा। सामने की विनाशकारी शक्ति अचानक बढ़ गई। चेन रुई और टिफ़नी एक साथ कांप उठे, मानो किसी बाधा को पार कर गए हों। इसके तुरंत बाद उनकी आंखें चमक उठीं और अनंत अराजकता अंततः गायब हो गई। उनका स्वागत एक बिल्कुल नए दृश्य ने किया। यह एक अनंत ब्रह्मांड था। दूर से कोई उस धुंधले ग्रह को देख सकता था, बिल्कुल सुपर सिस्टम के ग्रहों की तरह, लेकिन वह उस ग्रह से अनगिनत गुना बड़ा था, मानो वह कोई वास्तविक ब्रह्मांड हो। अनंतता, अमरता, अविनाशिता की पूर्व अनुभूति अनगिनत बार पुनः प्रकट हुई और प्रगाढ़ हुई। उसी प्रकार जीवन और विश्वास की शक्ति भी तेजी से प्रवाहित हुई। चेन रुई ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। यही असली अराजकता क्षेत्र होना चाहिए, जिसमें अब वह चूषण शक्ति नहीं रही जो शरीर को नियंत्रित करने में असमर्थ बनाती है। मैं इस अंतरिक्ष में आज़ादी से उड़ सकता हूँ। चांदी का डिब्बा अराजकता क्षेत्र में कहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि वह कहाँ है। हर ग्रह की खोज करना असंभव है ना? ये ब्रह्मांड विशाल है। अगर मैं यहाँ महाशक्ति के साथ जीवित भी रह सकूं, भले ही मेरा जीवनकाल लाखों वर्षों का हो, तो भी यह भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। चेन रुई ने टिफ़नी के पीछे चलते हुए सोचा। टिफ़नी इस अजीब आदमी को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसका जानी दुश्मन हो। वो पहले भी क्रिस्टल के ताबूत में सो चुकी थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि ये रायकोनेन शैतान टीम का सदस्य है, और ये भी नहीं कि चेन रुई असली रायकोनेन नहीं था। हालांकि टिफ़नी सतर्क थी, उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि दरवाज़ा खोलने की रस्म में उसे कानूनी शक्ति से शुद्ध किया गया था, उसे बहुत फ़ायदा हुआ था और वह कभी भी राज्य स्तर तक पहुंच सकती थी, लेकिन इस व्यक्ति की ताकत जाहिर तौर पर साधारण राज्य स्तर की ताकतवर से कहीं बेहतर थी। अगर वह बेपरवाही से लड़ती तो वह कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होती। सुश्री टिफ़नी, घबराए नहीं। दरअसल हम पुराने दोस्त हैं। चेन रुई ने इसे आजमाया और इस जगह से ध्वनि के संचरण में कोई बाधा नहीं आई। टिफ़नी ने कोई आवाज़ नहीं की और उसकी आंखों में सतर्कता और भी प्रबल हो गई। याद है खूनी साम्राज्य के पुस्तक संग्रह हॉल की चौथी मंजिल पर क्या हुआ था? चेन रुई ने अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें वहां से लाया था। तुम हो? टिफ़नी ने अपनी नाजुक बाहें उठाईं और उसने चेन रुई का चेहरा बदला हुआ देखा। इसमें कोई शक नहीं कि यही वो इंसान था जिसने उसे उस वक्त बचाया था। टिफ़नी की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई, लेकिन उसने अपनी सतर्कता कम नहीं की। क्यों? तुम यहाँ क्यों आए? 2 उद्देश्य।
चेन रुई हल्के से मुस्कुराई, पहला कुछ ढूंढना, दूसरा तुम्हें सुरक्षित वापस लाना। टिफ़नी ने दूसरे उद्देश्य को सीधे नज़रअंदाज कर दिया और मन ही मन उपहास किया। बेशक ये चांदी के डिब्बे के लिए ही है। इस बार का मिशन मेरे लिए बेहद अहम है। इस व्यक्ति का मूल चाहे जो भी हो, मैं उसे कामयाब नहीं होने दे सकती। टिफ़नी और भी ज्यादा सतर्क हो गई और उसने शांति से सिर हिलाया। बिना कुछ बोले उसकी नज़र दूर तक गई और वह चौंक गई। चेन रुई ने भी उसकी निगाहों का अनुसरण किया और आश्चर्यचकित भाव दिखाया। दूर एक रहस्यमयी चीज़ दिखाई दी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह एक मानव शरीर है। चेन रुई को इस मानव शरीर के बारे में पहली धारणा विशाल लगी। विशाल, विशाल, यहाँ तक कि असीम। दरअसल चेन रुई और टिफ़नी मानव शरीर से बहुत दूर थे, लेकिन दूर से देखने पर भी वे इसके अकल्पनीय आकार को महसूस कर सकते थे। अजीब बात यह थी कि इस मानव शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह मर चुका हो या गहरी नींद में सो गया हो। मानव रूप को देखते ही चेन रुई और टिफ़नी की आत्मा में एक साथ गहरी सिहरन पैदा हो गई, मानो उन्हें इस लाश को जब भी और जहां भी वह हो देखना ही था। सुपर सिस्टम की शक्ति पर भरोसा करते हुए चेन रुई ने धीरे धीरे अपनी आत्मा में व्याप्त सामान्यता को दबा दिया, लेकिन एक और एहसास उमड़ पड़ा। इस लाश में एक ऐसी शक्ति थी जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। एक नज़र या एक विचार भी उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। चेन रुई कांपने से खुद को नहीं रोक पाया और उसने अवचेतन रूप से विश्लेषणात्मक आंखों का इस्तेमाल किया। लाश का आकार अचानक बदल गया। यह कोई लाश नहीं बल्कि अनगिनत तारे थे। सटीक रूप से कहें तो एक सौरमंडल, एक संपूर्ण सौरमंडल, या यूं कहें कि एक छोटा सा ब्रह्मांड। अध्याय 898 देवताओं की गोधूली। चेन रुई की विश्लेषणात्मक आंखें अभी अभी गहन विश्लेषण और दुष्ट शिष्य की शक्ति का मिश्रण थीं। उसने इतने छोटे ब्रह्मांड को देखने की उम्मीद नहीं की थी। छोटा ब्रह्मांड वास्तविक ब्रह्मांड की विशाल ऊर्जा के समान एक भव्य शक्ति से घिरा हुआ था, लेकिन वहां जीवन या विश्वास का कोई निशान नहीं था, मानो वह पूरी तरह से निष्क्रिय था। थोड़ी सी व्याकुलता के साथ उसकी आंखों में छोटा ब्रह्मांड वापस लाश में बदल गया। वह न तो चेहरा देख सकता था और न ही लिंग, लेकिन वह मानव आकार के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। विश्लेषणात्मक आंखें भी इस लघु ब्रह्मांड की शक्ति को झांकते नहीं रह सकीं। अगर ये लाश सचमुच एक पूर्ण जीवन सत्ता है, ये किसी प्रकार का सर्वोच्च अस्तित्व ही होगा, तो क्या उसकी वर्तमान अवस्था चिरनिद्रा है, या क्या वह सचमुच मर चुका है? लाश स्थिर नहीं थी, वह धीरे धीरे उसकी ओर उड़ रही थी। चेन रुई के पास जाकर झांकने की हिम्मत नहीं हुई, न सिर्फ ऊपर देखने से कांपने की वजह से, बल्कि इसलिए भी कि उस विशाल लाश ने उसे खतरे का गहरा एहसास दिलाया था। उसने सहज ही समझ लिया कि हालांकि उस लाश में प्राण नहीं थे, लेकिन उसमें समाई भयानक शक्ति एक वास्तविक अस्तित्व थी। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ छोटे ब्रह्मांड पर हमला करने या उसकी खोज करने की बात तो दूर, जब तक वह एक हद तक उसके करीब पहुंचता, वह उस भयानक शक्ति के नीचे पूरी तरह से ब्रह्मांड की धूल में बदल जाता। अचानक चेन रुई को बस एक झटका सा महसूस हुआ और उसे लगा जैसे वह एक नए असीम स्थान में पहुंच गया है। जमीन पर हल्के बादल उमड़ पड़े, हर तरफ शक्तिशाली ऊर्जा फैल रही थी, मानो हर घास और पेड़ एक बेहद भयावह उपस्थिति हो। आसमान में मानो दो आंखें धीरे धीरे खुल रही हों। अवर्णनीय शक्ति से भरी ये आंखें जमीन पर मौजूद हर चीज को देख रही थीं। एक पल में शरीर और आत्मा का पहले जैसा कंपन फिर से प्रकट हो गया और वह 100 गुना ज्यादा प्रबल हो गया। चेन रुई के हृदय में विस्मय की एक प्रबल भावना उभर आई। प्रतिरोध करते हुए उसके कानों में संस्कृत मंत्रोच्चार जैसी एक आवाज गूंजी। वफादार लोगों को अनंत काल मिलेगा, वफादार लोग अमरता पाएंगे, विश्वासी लोगों। हर बार जब आवाज सुनाई देती, चेन रुई की इच्छाशक्ति थोड़ी कमजोर पड़ जाती। वह मानो इस जगह में समाहित हो गया हो और इसका एक हिस्सा बन गया हो। एक महत्वपूर्ण क्षण में उसकी चेतना में स्थित महाशक्ति ने कार्य करना शुरू कर दिया और उन आक्रमणकारी आत्मिक शक्तियों को निगल लिया। उसी समय उसके शरीर पर स्थित क्रोध राजा कवच से एक हल्की चमक निकली। चेन रुई अचानक जाग गया और उसने मन ही मन राहत की सांस ली। अगर मैं अभी बेहोश हो गया तो मेरी आत्मा पूरी तरह से नियंत्रित हो जाएगी। मेरा सब कुछ इस अंतरिक्ष द्वारा हड़प लिया जाएगा और निगल लिया जाएगा। मुझे जल्द से जल्द इस जगह को तोड़कर इस जगह से भाग जाना चाहिए। लाल ध्रुव तारा परिवर्तन के सक्रिय होने के बाद महामंडल शीतनिद्रा अवस्था में प्रवेश कर जाएगा, लेकिन ग्रहों की आस्था शक्ति और जीवन शक्ति समाप्त नहीं होगी। भंडारण गोदाम जैसे कार्यों का भी सामान्य रूप से उपयोग किया जा सकेगा, लेकिन सक्रिय कौशल सक्रिय नहीं किए जा सकेंगे। समय के साथ ये शीतनिद्रा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। लाल ध्रुव तारा परिवर्तन के अंतिम सक्रियण के बाद से अब तक कई घंटे बीत चुके हैं, इसलिए महामंडल पूरी तरह से अनफ्रोजन नहीं हुआ था और अर्धनिष्क्रिय अवस्था में था। इसलिए वह केवल विश्लेषणात्मक आंखें जैसे बुनियादी कौशल का ही उपयोग कर सकता था।
यदि वह लाल ध्रुव तारा परिवर्तन या झुलसा देने वाले ड्रैगन की दहाड़ जैसे कौशल का उपयोग करना चाहता था तो उसे कम से कम एक दिन और प्रतीक्षा करनी होगी। इस स्थिति में असामान्य बल को हल करने की प्रणाली की गति सामान्य से बहुत धीमी थी और आत्मा पर आक्रमण करने वाला असामान्य बल बहुत शक्तिशाली था। सामान्य परिस्थितियों में भी यह एक साथ हल करने में सक्षम नहीं हो सकता था। चेन रूई को लगा कि उसकी आत्मा फिर से धुंधली पड़ने लगी है, खासकर उसके कानों में लगातार संस्कृत मंत्रोच्चार जैसी ध्वनि गूंज रही थी। श्रवण यंत्र बंद करने के बाद वह ध्वनि वास्तव में उसके मन में गूंजने लगी। चेन रूई ने अपनी जीभ का सिरा काटा, होश संभाला और अपने शरीर को 3 आकृतियों में झिलमिला दिया। चेन रूई ने सुपर सिस्टम के कौशल को सक्रिय नहीं किया, बल्कि शूरा को एकीकृत करने के बाद हत्या की चाल को सक्रिय किया। सुपरनोवा विस्फोट। अवतार शूरा और चेन रूई की मूल शारीरिक शक्ति एक साथ थी और दोनों ही राज्य स्तर के चरम चरण थे। स्टार विस्फोट को एक ही समय में 3 अवतारों द्वारा सक्रिय किया गया था। संचित शक्ति सामान्य 3 गुना से कहीं अधिक थी। ये शूरा का सबसे शक्तिशाली आक्रमण था। भयानक शक्ति फैल गई और अंतरिक्ष में एक तेज रोशनी फैल गई। ये सूरज से भी ज्यादा चमकदार थी, मानो सूरज फट गया हो। यद्यपि लाल ध्रुव तारा परिवर्तन की शक्ति के बिना यह हमला डेमी गॉड के प्रारंभिक चरण के हमले के बराबर होना चाहिए। हालांकि इतने बड़े प्रभाव के बावजूद जमीन पर एक भी दरार नहीं पड़ी। यहां तक कि उन धुंधले बादलों में भी कोई बदलाव नहीं आया, मानो सुपरनोवा विस्फोट बस एक हल्की सी आह थी। आखिर यह जगह क्या है? चेन रूई हैरान रह गया क्योंकि उसे ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। आसमान में आंखों में उपहास की भावनाएं और बढ़ गईं। चेन रूई को अपनी आत्मा का कंपन और भी जोर से महसूस हुआ। जब उसका मन हिलता तो उसके चेहरे पर एक मुखौटा दिखाई देता। ये ईश्वर भक्षी मुखौटा था जो आत्मा के क्षरण से अछूता था। उस अजीब एहसास को तुरंत अलग कर दिया गया। हालांकि बाहरी हस्तक्षेप अलग थलग था, फिर भी आत्मा में प्रवेश कर चुकी किसी शक्ति को समाप्त नहीं किया जा सका। वह महातंत्र की संकल्प गति से भी तेज गति से फैल रही थी। वफादार लोग अविनाशी रहेंगे। चेन रूई का शरीर कांप उठा और पसीना बारिश की तरह बरसने लगा। वह गुस्से से चिल्लाया और उसके हाथ में तलवार थी। गिरे हुए देवदूत की तलवार। क्रोध राजा के कवच की तरह गिरे हुए देवदूत की तलवार भी अभूतपूर्व प्रकाश से चमक रही थी। यहां तक कि उसके चेहरे पर लगा ईश्वर भक्षी मुखौटा भी ऐसा ही लग रहा था। चेन रूई अपनी आत्मा में व्याप्त आक्रमणकारी शक्ति का प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसके पास इन बारीकियों पर सोचने का समय ही नहीं था और उसने तलवार से वार कर दिया। ये तलवार पीछे की ओर मारी गई थी। ये वास्तव में उसके अपने शरीर में छुरा घोंपा गया था। इससे पहले उसने क्रोध राजा कवच के संरक्षण के उस हिस्से को अपनी स्थिति बदलने के लिए पहले ही नियंत्रित कर लिया था, इसलिए तलवार थोड़ी सी भी बाधा के बिना गुजर गई। इस आत्मा विनाश वार के बाद उसकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट हो गई। फॉलन एंजल की तलवार में आत्मा को जला देने का विशेष गुण था। दुश्मन पर वार करने के बाद ये सीधे दुश्मन की आत्मा शक्ति को मारकर विभाजित कर देती थी और दुश्मन के शरीर को अपनी शक्ति में भी बदल सकती थी। चूंकि चेन रूई फॉलन एंजल की तलवार का स्वामी था, इसलिए उसकी अपनी आत्मा, मांस और रक्त आत्मा को जला देने से प्रभावित नहीं होते थे, लेकिन आक्रमणकारी आत्मा को तुरंत मारकर विभाजित कर दिया जाता था। आक्रमणकारी आत्मा के विनाश के साथ आकाश की आंखों सहित यह स्थान धीरे धीरे धुंधलाने लगा और अंततः लुप्त हो गया। चेन रूई की आंखें चमक उठीं और वह मूल अराजकता क्षेत्र में लौट आया। उसने बस अपने हाथ में गिरी हुई परी की तलवार थाम रखी थी और आत्मक्षति की मुद्रा बनाए रखी थी। अभी जो कुछ भी हो रहा था वह वास्तव में कोई भ्रम नहीं था। चेन रूई की पहली प्रतिक्रिया तलवार निकालने की नहीं, बल्कि पूरी गति से उड़ने की थी, क्योंकि अब वह लास्ट के बहुत करीब पहुंच गया था। सच कहूं तो उस पर अभी अभी किसी शक्ति का प्रभाव पड़ा होगा और वह सक्रिय रूप से लास्ट की ओर उड़ गया होगा। सिर्फ उसे ही नहीं, टिफनी को भी। वह जितनी ज्यादा लास्ट के पास पहुंचती, उसकी जीवन शक्ति और आस्था उतनी ही तेजी से खत्म होती जाती। मानो ब्रह्मांड में एक ब्लैक होल बन गया हो जिसने सब कुछ निगल लिया हो। चेन रूई ने तुरंत जवाब दिया। अपने शरीर के एक झटके से उसने लाइट बूम का इस्तेमाल किया, टिफनी को, जो कि उलझन में थी, पकड़ लिया और विपरीत दिशा में उड़ गया। आखिरकार उन्हें उस भयानक एहसास से छुटकारा मिल गया। लास्ट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस अपने आप तैरती रही और धीरे धीरे दूर चली गई। चेन रूई ने अपने शरीर में चुभोई हुई गिरे हुए देवदूत की तलवार तब तक नहीं निकाली जब तक वह सुरक्षित दूरी पर नहीं पहुंच गया जहां उसे कोई खतरा या अजनबीपन महसूस न हो। अभी जो बड़ा खतरा था उसके सामने ये दर्द कुछ भी नहीं था। उसकी शारीरिक बनावट के कारण वह जल्दी ठीक हो जाएगा। चेन रूई ने गहरी सांस लेते हुए अपने माथे का ठंडा पसीना पोंछा। लास्ट तो सुप्त अवस्था में होनी चाहिए। अभी जो खतरा है वह उसका अपना निष्क्रिय विशेष गुण होना चाहिए, जो आसपास के जीवों को स्वतः ही निगलकर अपना हिस्सा बन सकता है। वास्तव में वहां एक बहुत ही भयानक उपस्थिति है। अगर लाश होश में आ जाए
चेन रूई को उस अजीब जगह में हुई मुलाकात याद आई और अचानक उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया। वह चौंक गया, क्या ये लाश? चेन रूई की गिरफ्त में आई टिफ़नी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उसकी नज़र साफ थी। उसकी आत्मा पर कोई असर नहीं हुआ था या फिर उसे किसी तरह की सुरक्षा मिली हुई थी। दूर पड़ी उस विशाल लाश को देखकर टिफ़नी को अभी अभी जो हुआ था उसकी याद आ गई। उसने डर के मारे कुछ गहरी सांसें लीं, उसके हाथ से छूटकर धीरे से कहा, शुक्रिया। क्या तुम जानते हो कि यह क्या है? चेन रूई ने यह देखकर कि टिफ़नी इस रहस्यमयी भूमि के बारे में उससे ज़्यादा जानती है, लाश की ओर इशारा करके पूछा। टिफ़नी ने उसकी तरफ देखा और चुपचाप आगे बढ़ गई। चेन रूई ने कुछ देर सोचा और बिना कुछ पूछे उसका पीछा करता रहा। लगभग 2 दिन बाद टिफ़नी के शरीर की रोशनी थोड़ी कम हो गई थी, जिससे पता चलता था कि आस्था और जीवन शक्ति का भंडार काफ़ी हद तक खत्म हो चुका था। चेन रूई के पास सुपर सिस्टम के ग्रहों की शक्ति थी जो लगातार और स्वचालित रूप से जीवन शक्ति और आस्था शक्ति उत्पन्न करती थी, इसलिए नुकसान कम था। टिफ़नी बेवजह नहीं उड़ रही थी, वह किसी तरह आगे बढ़ रही थी और वह अच्छी तरह से तैयार थी। वह ढेर सारा खाना भी साथ ले आई थी ताकि समय समय पर अपनी ताकत बनाए रख सके। चेन रूई के भंडारण गोदाम में ज़्यादा खाना था, लेकिन सुपर लेवल में प्रवेश करने के बाद उसे अब अपने जीवन को बनाए रखने के लिए भोजन पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वह कभी कभी टिफ़नी को खाना देता था, लेकिन दूसरे पक्ष ने बस सिर हिलाकर मना कर दिया। चेन रूई अच्छी तरह जानता था कि टिफ़नी के मन में अब भी उसके प्रति गहरी आशंका है। अगर वह चांदी के डिब्बे या उससे जुड़े दूसरे सवाल पूछता तो उसे जवाब मिलना तय नहीं था। खैर, यहाँ उसका मिशन टिफ़नी की रक्षा करना था। चांदी का डिब्बा गौण था, इसलिए उसने जिद नहीं की। विशाल लाश फिर सामने आ गई, इस बार ये 2 थी। पहले की तरह दोनों लाशों के चेहरे भी अस्पष्ट थे, लेकिन एक समानता थी, ब्रह्मांड। हर लाश एक छोटा ब्रह्मांड थी। अतीत से सीखे सबक के साथ इस बार चेन रूई और टिफ़नी दोनों ने खुद को संभाला और सावधानी से उन दोनों लाशों से दूर रहे। इसमें कोई शक नहीं कि जब तक सुरक्षित दूरी बनी रही, दोनों लाशें बिना किसी प्रतिक्रिया या खतरे के सचमुच मृत ही लग रही थीं। जब चेन रूई ने 2 विशाल लाशों को जाते देखा तो उसके दिमाग में एक जाना पहचाना शब्द आया, देवताओं की गोधूली। अध्याय 899, विनाश महल और चांदी का बक्सा। क्या ये लाशें भगवान हैं? एक पल में चेन रूई के मन के कई रहस्य स्पष्ट हो गए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वर्षों से मानव जगत सहित दानव लोक में कोई चमत्कार नहीं हुआ है। इसीलिए माइकल और अन्य 3 महादूतों में हिम्मत है कि वे प्रकाश परमेश्वर के विश्वास को चुराने में भी सफल हो जाते हैं। चेन रूई और लेस्ली ने एक बार भयानक तैरते हुए देश की भटकती आत्माओं के मुद्दे पर चर्चा की और लेस्ली ने कानून के अंश से यह निष्कर्ष निकाला कि भटकती आत्माएं संभवतः असली शक्तियों के विनाश के बाद बनी थीं। ये शक्तियां अपने जीवनकाल में काफ़ी शक्तिशाली थीं, इसलिए मृत्यु के बाद भी भटकती आत्माएं बन सकती थीं और भयानक तैरते हुए देश की सबसे बुरी शक्तियां दानव अधिपति स्तर की भटकती आत्माएं थीं। चेन रूई को भयानक तैरती हुई धरती पर जिन भटकती आत्माओं का सामना करना पड़ा, जिनमें केरेसा द्वारा लाया गया समुद्र भी शामिल है, वे उस विशाल अंतरिक्ष में बस एक छोटा सा अंश ही रहे होंगे। कल्पना कीजिए कि जब भटकती आत्माओं का निर्माण हुआ होगा तो कितना भयानक युद्ध हुआ होगा। उस समय मरने वालों की संख्या भटकती आत्माओं की संख्या से कई गुना ज्यादा रही होगी। ये लड़ाई संभवतः पौराणिक देवताओं की गोधूली जैसी होगी। इन रहस्यमय और शक्तिशाली लाशों से जुड़कर ये समझाना काफ़ी है कि इस भयानक तैरती धरती पर इतनी शक्तिशाली आत्माएं क्यों हैं। इन सर्वोच्च प्राणियों की तुलना में दानव अधिपति स्तर, राज्य स्तर या यहाँ तक कि अर्ध देवता और छद्म देवता सभी चींटियां मात्र हैं जिनकी बलि आसानी से दी जा सकती है। ये कहने के बाद भले ही वह लाश वास्तव में पौराणिक देवता ही क्यों न हो, कोई भी निश्चित नहीं हो सकता कि वे सचमुच मर चुके हैं या नहीं। हालांकि ये निश्चित है कि अगर वे मरे नहीं भी हैं तो भी वे किसी गहरी नींद में सो गए हैं। चेन रूई के मन में अब और भी नए सवाल थे। आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये सर्वोच्च प्राणी गहरी नींद में चले गए? ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स के बारे में सच्चाई क्या है? चांदी का बक्सा क्या है? सभी प्रकार के संदेहों के साथ चेन रूई ने इस रहस्यमय अराजकता क्षेत्र में यात्रा जारी रखने के लिए टिफ़नी का अनुसरण किया। 7 दिन बीत गए। रास्ते में दोनों को कई बड़ी बड़ी लाशें मिलीं। वे सावधानी से उनसे बच निकले और कोई खतरा नहीं था। पिछले 7 दिनों से टिफ़नी लगभग बिना सोए ही घूम रही थी। उसके शरीर पर क्रिस्टल जैसी चमक बहुत कम हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि उसके जीवन और विश्वास का भंडार लगभग समाप्त हो गया है। इस माहौल में उसकी वर्तमान शक्ति को देखते हुए उसकी इच्छाशक्ति अद्भुत थी। जैसा कि चेन रूई ने टिफ़नी के साथ संक्षिप्त बातचीत में महसूस किया, उसमें असाधारण दृढ़ता थी। ये दृढ़ता केवल चांदी के डिब्बे के लिए नहीं होनी चाहिए, शायद ये किसी और चीज़ के लिए थी। यह एक कहानी वाली लड़की थी। अचानक टिफ़नी रुक गई। अब मेरा पीछा मत करना।
पिछले कुछ दिनों के बाद पहली बार उसने कहा, अगर तुम चलते रहे तो मर जाओगे। चेन रूई दंग रह गया। वह सुन सकता था कि टिफ़नी के शब्द दुर्भावना से भरे नहीं थे, बल्कि सलाह का लहजा था। शायद बुक कलेक्शन हॉल की चौथी मंजिल पर उसकी बचाव की शान के लिए। जहां तक कैस रीम की बात है, तो उसने पहले ही समझ लिया था कि उसके कुछ छिपे हुए इरादे हैं। टिफ़नी के रवैये से लग रहा था कि वे जल्द ही एक खास मंजिल पर पहुंचने वाले थे। वह जगह खतरनाक होगी। चेन रूई ने थोड़ा सोचा और पूछा, तो बताओ, मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ? टिफ़नी ने उसकी ओर देखा, अगर तुम्हें बाहर निकलना नहीं आता तो अंदर क्यों आए? चेन रूई ने कंधे उचका दिए। उसे सच में पता नहीं था, क्योंकि सारियल ने कुछ नहीं कहा था। हालांकि एक बार सारियल ने एक वाक्य कहा जब वह प्राचीन जादू टॉवर की 5वीं मंजिल पर दरवाजे में प्रवेश कर रहा था। जब आवश्यक हो, मैं तुम्हें अपना अवतार बुलाने की अनुमति देता हूँ। सही कहा, बाहर निकलने का यही एक रास्ता होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अगर मैं चांदी का डिब्बा पाने का मिशन पूरा नहीं कर पाया, तो चाहे मैं सारियल को बुला भी लूँ, ये नामुमकिन है कि वह मुझे वापस जाने दे। टिफ़नी ने सिर हिलाया और आगे की ओर उड़ती रही। चेन रूई उसके पीछे पीछे आया और मुस्कुराया, चूंकि आगे ज्यादा खतरा है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। जैसा कि मैंने कहा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। टिफ़नी ने भौहें सिकुड़ी और फिर कुछ नहीं कहा। उसके लिए सुरक्षा का बहाना इतना कमज़ोर था कि कोई बच्चा भी धोखा नहीं खा सकता। जब वह सलाह नहीं मानता तो उसे अपनी कब्र खुद खोदने दो। लगभग एक दिन बाद अंततः सामने कुछ परिवर्तन हुए। ये ब्रह्मांड के तारों का दृश्य नहीं था, बल्कि धुंध के गुच्छों का एक विशाल क्षेत्र था जो उसे धुंधला बना रहा था। चेन रूई ने उस धुंध में एक अत्यंत शुद्ध विनाशकारी सांस का अनुभव किया। इस तरह की विनाशकारी सांसें किसी महाशक्ति के लिए भी भयावह थीं, लेकिन टिफ़नी बिना किसी हिचकिचाहट के दौड़ पड़ी। इसमें कोई संदेह नहीं कि जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, दोनों विनाशकारी शक्ति में लिपट गए। ये कानून की शक्ति थी। इस तरह के अंतरिक्ष में विनाश का नियम बिना किसी बाधा के अपनी प्रबल शक्ति का विकिरण कर सकता था। वे सामने जितने करीब होते, विनाशकारी शक्ति उतनी ही प्रबल होती। अगर पिछली अंतरिक्षीय प्राणशक्ति और आस्था शक्ति का भक्षण करना होता, तो उसे यही नष्ट करना पड़ता। यहाँ उन्होंने जो शक्ति भस्म की, वह पहले से 10 गुना ज्यादा थी। सिर्फ घिसावट ही नहीं, बल्कि चेन रूई का शरीर भी थोड़ा थोड़ा कमजोर पड़ने लगा। उसका मन थोड़ा हिला और उसने विनाश के उस नियम को सक्रिय कर दिया जो उसने समझ लिया था। स्थिति अचानक बदल गई और दोनों नियम एक दूसरे को रद्द और विनाश करने लगे। वे एक गतिरोध में थे। टिफ़नी के शरीर की चमक फिर से जगमगाने लगी। उसका शरीर विनाशकारी शक्ति से नहीं डरता था, बल्कि उसे विश्वास और जीवन शक्ति का उत्पादन बनाए रखना था। चेन रूई देख सकता था कि हालांकि उसकी चमक तेज थी, उसकी शक्ति क्षीण हो रही थी। अब उसकी चमक भीतर की ओर चमकने के बराबर थी। टिफ़नी भी यह जानती थी, इसलिए उसने अचानक गति बढ़ा दी और पूरी ताकत से आगे की ओर उड़ी, ताकि समय के विरुद्ध दौड़ सके। सामने का कोहरा मानो बदल गया था। वह धुंधला नहीं था, बल्कि एक ठोस आकार में जम गया था। इस क्षेत्र में विनाश नियम की शक्ति और सघनता अत्यंत भयावह स्तर पर पहुंच गई थी। चेन रूई का विनाश नियम भी उसे पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। जीवन शक्ति और आस्था शक्ति अत्यंत तीव्र गति से नष्ट हो रही थी। टिफ़नी के चारों ओर की चमक अचानक से खिल उठी और बेहद चकाचौंध कर देने वाली थी, लेकिन जैसा कि चेन रूई ने उम्मीद की थी, चमक के तुरंत बाद यह मंद पड़ने लगी। नहीं, टिफ़नी अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ी, चमक गायब होने से पहले अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सारी चमक बुझ चुकी थी और एक भयानक विनाश कानून ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। टिफ़नी, जिसने चमक की सुरक्षा खो दी थी, एक बड़े संकट का सामना कर रही थी। उसके चेहरे पर एक हताश भाव था। अपने प्रकाश और अंधकार में शरीर के साथ वह बिना किसी नुकसान के इस तरह के नियम को पूरी तरह से स्वीकार कर सकती थी, लेकिन उसकी अपनी चेतना और आत्मा पूरी तरह से मिट जाएगी और एक उपकरण बन जाएगी जिसने अपनी आत्मा खो दी है। ये टिफ़नी नामक व्यक्ति की मृत्यु के बराबर भी था। यदि यह मिशन पूरा हो जाता, तो वह अपनी स्वतंत्रता पूरी तरह से बहाल कर सकती थी और शिक्षक शैतान उसकी एक और इच्छा पूरी कर देते, जो उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। हालांकि इन दिनों वह बहुत भाग दौड़ कर रही थी, लेकिन फिर भी वह धीमी थी। ये थोड़ा धीमा था, लेकिन फिर भी धीमा था। जीवन और मृत्यु के बीच एक कदम का अंतर था। मैंने रास्ते में पहले से तैयार की गई गुप्त विधि से बहुत अधिक आस्था शक्ति और जीवन शक्ति खर्च कर दी। परिणामस्वरूप जब मैं अंतिम गंतव्य पर पहुंचने वाला था, तो वह पूरी तरह से समाप्त हो गई। मैं तैयार नहीं हूं, यहां मरने को तैयार नहीं। मैं अब भी उस जगह जाना चाहता हूं। मैं अभी भी देखना चाहता हूं। माँ। जब टिफ़नी की चेतना धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी, तभी एक अजीब सी सांस ने उसे जकड़ लिया। इस सांस ने उसे एक गर्म एहसास दिया, जैसे किसी सपने में माँ का आलिंगन। टिफ़नी को होश आया और उसने पाया कि वह व्यक्ति उसे गुप्त उद्देश्यों से जकड़े हुए था।
उस व्यक्ति से उसके शरीर में विश्वास शक्ति और जीवन शक्ति लगातार प्रवाहित हो रही थी ताकि विनाश के नियम के घातक आक्रमण का प्रतिरोध किया जा सके। टिफ़नी की निगाहें फिर से ठंडी पड़ गईं और उसका शरीर अकड़ गया, लेकिन उसने संघर्ष नहीं किया क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने इस मजबूत सुरक्षा को छोड़ दिया तो उसकी आत्मा मिट जाएगी। उस समय अगर उसका शरीर मिशन पूरा भी कर लेता तो उसका कोई मतलब नहीं होता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस व्यक्ति की ताकत इतनी ज़बरदस्त होगी। ऐसी जीवन शक्ति और आस्था की शक्ति अनंत प्रतीत होती है और वह इस भयानक कानून की दुनिया में आसानी से यात्रा कर सकता है। अफसोस की बात है कि मुझे बचाने का उसका मकसद चांदी का डिब्बा है। बाद में जब उसे चांदी का डिब्बा मिल जाएगा तो मेरी कीमत कम हो जाएगी। वहाँ टिफ़नी ने उस तरफ इशारा किया। फिलहाल उसके पास कोई चारा नहीं था। चांदी का डिब्बा तो वह सिर्फ इस आदमी की ताकत से ही ढूंढ सकती थी, फिर तो बस उनके अपने ही साधन थे। चेन रुई टिफ़नी द्वारा बताई गई दिशा में तेजी से आगे बढ़ा। कुछ धुंध पार करने के बाद दृश्य बदल गया और उसे एक महल दिखाई दिया। यह एक विशाल और भव्य महल था जिसकी गति बहुत तेज थी। जैसे ही चेन रुई ने महल को देखा, उसके बगल में मौजूद विनाश की शक्ति अचानक ढह गई। इस महल से निकलने वाली विनाशकारी सांसें शुद्धतम विधि शक्ति थीं, जो बाहरी दुनिया से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थीं। ये किसी भी पदार्थ का विनाश कर सकती थीं और चेन रुई की विधि शक्ति आसानी से पराजित हो जाती थी। चेन रुई को सहज ही महसूस हुआ कि अगले ही पल उसका शरीर और आत्मा नष्ट हो जाएंगे। यहाँ तक कि क्रोध राजा कवच भी इसका विरोध नहीं कर सका। इसलिए वह बिना सोचे समझे शूरा की शक्ति में विलीन हो गया। समावेश के क्षण में बढ़ती हुई कानूनी शक्ति चेन रुई के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। चेन रुई को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि न केवल उसका शरीर क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था, बल्कि उसने अपनी विधि शक्ति का एक अंश बनाए रखा था जो विनाश के नियम की उसकी अपनी समझ के अनुरूप था। उसे लगा कि उसके नियम से वास्तव में बहुत लाभ हुआ है। बनाए गए अंश का कुछ हिस्सा धीरे धीरे नष्ट हो गया, जबकि कुछ चेन रुई द्वारा अवशोषित कर लिया गया। अब जब उसने महल को फिर से देखा तो वह फिर से बदल गया सा लगा। अब वह कोई मूर्तिका या धुंध का भ्रम नहीं था, बल्कि विशिष्ट लय का एक संयोजन था। विनाश के नियम की शुद्धतम शक्ति। यह विनाश कानून का महल है। टिफ़नी ने चेन रुई को देखा, जो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं लग रहा था, लेकिन डरी हुई थी। चेन रुई के कानून के टूटने का उसे पहले ही आभास हो गया था, इसलिए उसने सोचा कि यह व्यक्ति जरूर मरेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सही सलामत होगा। यहाँ तक कि मेरे गुरु शक्तिशाली छद्म देव शैतान ने भी इस स्थान पर व्यक्तिगत रूप से पैर रखने का साहस नहीं किया। यही कारण है कि उन्होंने मुझे शतरंज के मोहरे के रूप में तैयार करने के लिए बहुत प्रयास किए। यह आदमी सचमुच ऐसा कर सकता है। चेन रुई ने विनाश महल में घूमते हुए टिफ़नी को गले लगाया, चुपचाप इन कानूनों के रहस्यों को समझते हुए। उसके पास शूरा का विनाशकारी शरीर था। ये नियम दूसरों के लिए सबसे घातक हथियार हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये बहुत बड़ा पोषण थे। टिफ़नी एक प्रकाश और अंधकार में शरीर थी, इसलिए वह इस वातावरण में भी जीवित रह सकती थी। जब तक चेन रुई उसे विश्वास शक्ति और जीवन शक्ति प्रदान करती रही, उसकी चेतना नष्ट नहीं होगी। कानून के सामान्य संदर्भ को समझने के बाद चेन रुई को स्पष्ट रूप से लगा कि पूरा महल एक महाकाव्य जैसा कानून है। हालांकि इस संरचना के अनुसार इसे किसी मूल से प्राप्त होना चाहिए। यह मूल छद्म देवताओं के मिशन चांदी के बक्से का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। चांदी का बक्सा इस विनाश महल में है। टीएल, क्या चेन रुई टिफ़नी को चांदी का बॉक्स देगा? अध्याय 900, दूसरा चांदी का डिब्बा। विनाश महल के नियम को समझने के बाद चेन रुई को अंततः एहसास हुआ कि विनाश महल किसी मूल से उत्पन्न हुआ होगा। दूसरे शब्दों में, विनाश महल मूल द्वारा निर्मित एक भ्रम था। बेशक ये एक भ्रम धोखा नहीं था, बल्कि घातक था। इसका मूल महल में था और यह कहीं छिपा भी हो सकता है और कहीं नहीं भी। लेकिन जब तक इस महल के कानून को तोड़ा जाता रहेगा, तब तक इसका मूल पता लगाया जा सकता है। हालांकि छद्म देवता भी विनाश महल की कानूनी शक्ति को सहन नहीं कर सके, इसे तोड़ना तो दूर की बात है। विनाश का नियम एक नहीं था, बल्कि उससे असंख्य परिवर्तन हो सकते थे। हर किसी की समझ अलग अलग थी। शूरा के विशेष अवतार के साथ चेन रुई मूल शक्ति के एक अंश को छू सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी समझ और बोध अभी भी अपेक्षाकृत प्रारंभिक अवस्था में ही था। वह वास्तविक मूल की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका। विनाश महल मूल नियम से उत्पन्न एक अभिव्यक्ति था। जहां तक चेन रुई के वर्तमान स्तर का प्रश्न था, महल की विधि शक्ति को कुचलना असंभव था, लेकिन उसे इसे दबाने के लिए पूर्ण शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। एक चींटी का बिल एक विशाल तटबंध के ढहने का कारण बन सकता है। सैद्धांतिक रूप से महल कुछ नोड्स को प्रभावित करके स्वयं ही ढह सकता है। केवल मूल शक्ति ही मूल नोड्स को प्रभावित कर सकती थी, इसलिए चेन रुई को शूरा की शक्ति का उपयोग करना पड़ा। शूरा चांदी के बक्से से उत्पन्न एक और विनाशकारी इकाई थी, जो स्वयं मूल के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करती थी।
बेशक सिद्धांत और व्यवहार में अभी भी एक बड़ा अंतर था। चेन रुई ने लंबे समय तक खोज की और गहन विश्लेषण की शक्ति पर भरोसा करते हुए उसने पूरे महल के कानून की संरचना को केवल मोटे तौर पर समझा, लेकिन वह एक ऐसा नोट भी नहीं खोज सका जो प्रभाव डाल सके। यह एक ऐसे छात्र की तरह था जिसके पास पर्याप्त लेखन कौशल नहीं था। वह एक वयस्क लेखक की उत्कृष्ट कृति को संशोधित करने का प्रयास करना चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि कैसे शुरू करें, भले ही उसके हाथ में स्पष्ट रूप से एक कलम और एक शब्दकोश था। टिफ़नी चेन रुई की बाहों में थी और उसने न तो कोई संघर्ष किया और न ही कोई दखलंदाजी की। वह बस उसे महल में बेपरवाही से उड़ते हुए देख रही थी। वह समझ गई थी कि यह व्यक्ति चांदी के बक्से की तलाश में है, लेकिन उसके जैसी चाबी को भी चांदी के बक्से का सुराग ढूंढने के लिए किसी न किसी अनुष्ठान और कुछ त्याग का सहारा लेना पड़ा। इस व्यक्ति का सीधे ढूंढना भ्रम था। समस्या ये थी कि अब वह इस व्यक्ति के हाथों में पड़ गई थी और उसे अपनी आत्मा के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उस प्रकार की जीवन शक्ति और विश्वास शक्ति पर निर्भर रहना था। इसलिए उसे धैर्य रखना होगा और तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि यह व्यक्ति विचारों से बाहर न हो जाए। उसके बाद ही वह उसके साथ फिर से बातचीत करने की कोशिश कर सकती है। चेन रुई ने सोचते हुए तेजी से गणना करने के लिए गहन विश्लेषण की शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन जितना ज्यादा वह गणना करता यह उतना ही जटिल होता जाता। इस तरह की समझ बहुत रहस्यमय होती है, जिसका विश्लेषण साधारण आंकड़ों से नहीं किया जा सकता। कई असफल प्रयासों के बाद उसने बस गहन विश्लेषण को बंद कर दिया। उसने अब दरार डालने और प्रभावित करने के बारे में नहीं सोचा। उसने महल की उत्पत्ति को महसूस करने के लिए पूरी तरह से शूरा की उत्पत्ति का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे इस परिवर्तन के अप्रत्याशित प्रभाव पड़े। परस्पर प्रतिकर्षण और विकर्षण के एक दौर के बाद दोनों मूल अंततः पूरक बन गए और एक हो गए। शूरा का मूल काफी बढ़ गया था, या यूं कहें कि विनाश का मूल और भी पूर्ण हो गया था। चेन रुई के मन में एक प्रेरणा कौंधी, और यह इस तरह निकला, जब तक मैं शूरा की उत्पत्ति को पूरा कर सकूं, सबसे मौलिक विनाश नियम को समझ सकूं और उसमें महारत हासिल कर सकूं, मैं सचमुच लाल ध्रुव तारा सम्राट के शिखर तक पहुंच सकता हूं ताकि अगले क्षेत्र में प्रवेश कर सकूं। चेन रुई अपनी हंसी रोक नहीं सका, क्योंकि उसने न केवल विनाश महल के सामान्य रहस्य को समझ लिया था, बल्कि उसने आगे का रास्ता भी स्पष्ट कर दिया था। टिफ़नी की हैरान निगाहों में चेन रुई ने महल के एक स्तंभ की ओर इशारा किया। टिफ़नी की नज़र में वह एक स्तंभ था, लेकिन चेन रुई की नज़र में वह एक कानूनी नोट था। कोई अर्ध देवता भी शायद उसे न देख पाए, लेकिन चेन रुई उसे साफ देख सकता था। इस समय वह शूरा की विनाशकारी शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा था, बल्कि एक अत्यंत समृद्ध जीवन शक्ति का उपयोग कर रहा था। ठीक वैसे ही जैसे शुरुआत में जब उसने शूरा को हराया था, तब उसने सृजन शक्ति को सक्रिय किया था, जो विनाश के विपरीत थी। जीवन ही सबसे बड़ी रचना थी। विनाश के नियम ने जीवन शक्ति को क्षण भर में निगल लिया, लेकिन नियम ग्रंथि भी इससे प्रभावित हुई। स्तंभ अचानक टूट गया और छत का वह हिस्सा भी ढह गया और तुरंत एक धुंध में बदल गया जिसे वापस पाना असंभव था। हालांकि टिफ़नी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे साफ पता था कि विनाश महल सबसे कड़े विनाश नियम से बना है। खुद शिक्षक शैतान भी इसे नष्ट नहीं कर पाएगा, और असल में इस आदमी ने इसे आसानी से नष्ट कर दिया। इसके तुरंत बाद चेन रुई तेजी से उड़कर महल की ओर इशारा करने लगा। वह जहां से भी गुजरा एक बड़ा क्षेत्र ढह गया, जिससे वह अधूरा सा लगने लगा। उसके आखिरी कदम के बाद पूरा महल ढह गया। वह धुंध मानो किसी चीज से आकर्षित होकर तेजी से एक बिंदु पर इकट्ठा हो गई। चांदी की रोशनी धीरे धीरे साफ होती गई और वह एक चौकोर डिब्बे में संघनित होकर हवा में तैरने लगी। चांदी का डिब्बा! टिफ़नी हैरान रह गई। इस व्यक्ति को सचमुच चांदी का डिब्बा मिल गया। चेन रुई ने टिफ़नी को छोड़ दिया और चांदी की रोशनी की ओर उड़ गया। बेशक वह उसकी रक्षा के लिए शक्ति का एक पुंज छोड़ना नहीं भूला। टिफ़नी की आंखों में धीरे धीरे आश्चर्य गायब हो गया और उसकी जगह निराशा ने ले ली। जब से उसे चांदी का डिब्बा मिला है, उसकी उपयोगिता खत्म हो गई है। अगर वह उसे मारकर यहाँ न भी छोड़े, तो भी जब तक उसके शरीर की सुरक्षा खत्म नहीं हो जाती, उसकी आत्मा गायब हो जाएगी। चेन रुई ने जाना पहचाना चांदी का डिब्बा पकड़ा। इसमें कोई शक नहीं कि वह डार्क मून वाला ही था। उसने सोचा और डिब्बा खोला। पल भर में जीवन शक्ति का प्रवाह अचानक 1000 गुना बढ़ गया। फिर चेन रुई ने विनाश देखा। विनाश ब्रह्मांड का सिद्धांत है। हर चीज की मृत्यु होती है, ब्रह्मांड की भी, लेकिन मृत्यु का अर्थ अंत नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का स्थानांतरण है जो एक प्रकार का सृजन है। चेन रुई की आंखें लाल थीं। विनाश महल की खोजबीन करते समय उसे कुछ समझ आ चुका था। अब वह एहसास ज्यादा स्पष्ट और पूर्ण हो गया था। इस एहसास में शूरा का उद्गम पूर्ण हो गया था। विनाश एक पल में गायब हो गया क्योंकि चेन रुई ने चांदी का बक्सा बंद कर दिया था। चांदी के बक्से में अन्य विशेष कार्य हो सकते थे, लेकिन उसके लिए उसने पहले ही कुछ मूल्यवान प्राप्त कर लिया था। एकमात्र अजीब बात यह थी कि इस चांदी के बक्से के अंदर कोई छोटा सा बक्सा नहीं था।
चेन रुई को अच्छी तरह याद था कि डार्क मून के चांदी के डिब्बे के अंदर एक छोटा सा डिब्बा था। क्या हो रहा है? वह छोटा सा बक्सा क्या है? इस तरह की सोच को बगल से आती धीमी आवाज ने तोड़ दिया। पता चला कि चांदी के डिब्बे को खोलने पर जो जीवन शक्ति निली गई थी वह सामान्य अवस्था से हजारों गुना ज्यादा थी, यानी टिफनी के शरीर की सुरक्षा शक्ति पल भर में ही खत्म हो गई थी। वह विनाशकारी सांसों में लिपटी हुई थी और मरने ही वाली थी। चेन रुई तुरंत टिफनी के सामने खिसक गया और अपना हाथ हिलाया। जीवन शक्ति और विश्वास की एक मोटी किरण ने टिफनी को ढंक लिया, जिससे वह ठीक हो गई। तभी उस जगह पर जहां चांदी का डिब्बा पहले तैर रहा था, एक भंवर के आकार का निकास द्वार दिखाई दिया। चेन रुई की आंखें चमक उठीं। क्या यही अराजकता के दायरे से बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है? मुझे मार दो और तुम यहां से निकल सकते हो। टिफनी के शब्दों ने उसके संदेह की पुष्टि कर दी। चेन रुई ने हल्के से मुस्कुराकर अपना हाथ बढ़ाया। मेरे पीछे आओ। टिफनी हिली नहीं, उसने बस थोड़ा अनपेक्षित रूप से पूछा, क्यों? जैसा कि मैंने कहा, मैं यहाँ दो मकसद से आया हूँ, पहला ये बक्सा और दूसरा तुम्हारी सुरक्षा। चेन रुई ने कंधे उचकाते हुए कहा, दरअसल मैंने उल्टा कहा था। मेरा मुख्य मकसद तुम्हें सुरक्षित ले जाना है। चांदी का बक्सा कौन है? टिफनी एक पल उसे घूरती रही और उसकी आंखें थोड़ी नरम पड़ गईं। उसने चांदी के डिब्बे की तरफ देखा और सिर हिलाते हुए कहा, जाओ। चांदी के बक्से के बिना उसके लिए इस जगह को छोड़ना व्यर्थ होगा, क्योंकि वह वैसे भी मर चुकी होगी। चेन रुई ने उसके मन की बात समझी और पूछा, मुझे बताओ, जीवन के अलावा तुम चांदी के बक्से से और क्या पा सकती हो? टिफनी एक क्षण के लिए हिचकिचाई और अंततः बोली, स्वतंत्रता और माँ। चेन रुई जानता था कि टिफनी की माँ एक इंसान है। क्या उसे शैतान ने कैद कर लिया है? कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अपनी जान इस हद तक जोखिम में डाली। अगर ऐसा है तो मैं ये तुम्हें दे दूंगा। टिफनी ने अविश्वास से उसके हाथ में रखे चांदी के बक्से को देखा और उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। नहीं, यह कोई भ्रम नहीं है, ये सच है। चेन रुई की आवाज़ सुनाई दी, जैसा कि मैंने कहा, चांदी का डिब्बा कौन है? तुम कौन हो? टिफनी की आवाज़ भी कांप उठी। वह अवर्णनीय कृतज्ञता और उत्साह से भरी हुई थी, पर समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों है। इस खजाने पर तो छद्म देवता भी ललचाते हैं। इस व्यक्ति ने इसे पाने की बहुत कोशिश की, पर मुझे इतनी आसानी से दे दिया। दरअसल हमारी मुलाकात बहुत पहले हुई थी। और हाँ, ये चांदी का डिब्बा खतरनाक है, इसलिए शायद मैं इसे अपने पास न रख पाऊँ। इसके अलावा भी कई वजहें हैं। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो कोई अच्छी जगह ढूंढ लेते हैं जहां बैठकर अच्छी बातें कर सकें। वैसे मेरा हाथ थोड़ा सुन्न सा लग रहा है। टिफनी की आंखें लाल हो रही थीं और उसने कुछ भी विनम्रता से नहीं कहा। उसने बस सिर हिलाया और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और साथ साथ बाहर निकलने की ओर उड़े। वे बाहर निकलने के रास्ते में दाखिल हुए और भंवर धीरे धीरे गायब हो गया। थोड़ी देर बाद चेन रुई और टिफनी अंतहीन समुद्र से घिरे एक छोटे से द्वीप पर दिखाई दिए। इस छोटे से द्वीप की त्रिज्या केवल 10 मीटर थी और क्षेत्रफल बहुत छोटा था। ये है। चेन रुई ने स्टार गेट को सक्रिय करने की कोशिश की और प्रकाश द्वार बिना किसी रुकावट के प्रकट हो गया। ऐसा लग रहा था कि वे सचमुच उस रहस्यमय अराजकता क्षेत्र से बच निकले हैं। मृत सागर, टिफनी ने उत्तर दिया और उसने धीरे से उसके हाथ की पकड़ छोड़ दी। ये पहली बार है कि मछली जैसी समुद्री हवा इतनी अच्छी महक रही है। चेन रुई ने गहरी सांस ली और विश्वास शक्ति और जीवन शक्ति के प्रवाह को बंद कर दिया। आखिरकार मैं उस लानत वाली जगह से चला गया। टिफनी ने झिझकते हुए पूछा, तुमने कहा था कि हम पहले भी मिल चुके हैं। चेन रुई ने अपना सिर खुजलाया। याद है, गलतियां जमा होती हैं और सफलताएं गायब हो जाती हैं का खेल। तो तुम वही साइमन हो? टिफनी की आंखें चमक उठीं। चेन रुई को उम्मीद नहीं थी कि उसे सचमुच वह छद्म नाम याद होगा। टिफनी ने फिर पूछा, साइमन, बताओ, तुमने मुझे क्यों बचाया? तुमने मुझे चांदी का डिब्बा क्यों दिया? चेन रुई ने कुछ देर सोचा, फिर उसने अपने गले से खूनी अंगूठी वाला हार उतारकर उसके हाथ में रख दिया। तुम्हें जवाब देने से पहले कृपया एक बात स्वीकार करो। मुझे तुम्हें ये देने का जिम्मा सौंपा गया था। टिफनी ने जैसे ही अपने हाथ में अंगूठी देखी, उसकी उलझी हुई नज़रें लगातार बदलती रहीं और अंत में धीरे धीरे शांत हो गईं। जैसे ही वह बोलने वाली थी, उसकी कमर से अचानक एक अजीब सी रोशनी निकली और सांप के आकार का एक बिल्ला धीरे धीरे उभर आया। धमाका, वह अपने आप फट गया। नहीं, टिफनी एकदम चौंक गई और उसने अचानक कहा, भागो, मेरा शिक्षक शैतान जल्द ही आ रहा है। टीएल, क्या अब विनाश के नियम को समझने के बाद वह छद्म ईश्वर से लड़ पाएगा? हो सकता है शैतान उसे इनाम दे, लेकिन फिर भी सारियल उसका पीछा करेगा।